गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। अब देख लेंगे शो के अंदर ऐसा होता है कि लोग पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं। आप याद करें कि पर्सनल लाइफ पे किसी की ना आए, आपसे बात करें, तकरार कर सकते हैं। आप तकरार करें, तकरार शो का नाम भी तकरार है, तो इस पे बात कर सकते हैं। जी हम इस पे एग्री नहीं कर रहे, इससे डिसएग्री करते हैं। मगर आने के बाद जब आप कॉलर के ऊपर जाते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता कि आप कॉलर की पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं या किसी हुक्मरान की पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है, अब उसकी पर्सनल लाइफ में क्या गुजरा तो क्यों इशू बनाते हैं इसकी पर्सनल लाइफ पे, इसकी बेगम पे आके बात करना शुरू कर देते हैं। भाई आप उसको ही करें ना कि आपको पसंद नहीं है, इमरान खान की कारकर्दगी पसंद नहीं है आपको, नवाज शरीफ की कारकर्दगी पसंद नहीं आई, उनके कारनामे पसंद नहीं आए, उनके ऊपर बात करें कि उनमें क्या किया, उन्होंने क्यों नहीं किया, मुल्क को क्यों नहीं संवारा, मुल्क के अंदर क्यों सही से काम नहीं किया। काबीना के ऊपर बात कर सकते हैं, काबीना सही नहीं है, उस पर आप उंगली उठा सकते हैं, मगर उनकी पर्सनल लाइफ पे ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी देखिए मुल्क में क्या हो रहा है, अब साफियों को भी बंद किया जा रहा है। उनकी आवाज की वो जो तनकीद करते रहे, उनको बाकायदा उठा लिया गया, उनको जेलों में डालने की कोशिश की जा रही है, साफियों को धमकियां दी जा रही हैं। तो क्या हुकूमतें इस तरह चलती हैं, क्या निजाम इस तरह चलते हैं मुल्क के जिस तरह इस वक्त हालात हैं, जो हालात पैदा हो गए हैं मुल्क के अंदर। तो इसमें इस सिलसिले में हम बात करेंगे। देखते हैं हमारे साथ कौन कॉलर आके जुड़ते हैं और कौन इस पे बात करना चाहते हैं। मुल्क के अंदर अब इन्होंने तो कहा कि जी 100 यूनिट जो है ना फ्री दिए जा रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने खुद बात की है कि 100 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। तो अब आप सोचेंगे जब लोड शेडिंग इस कदर है तो 100 यूनिट इनको दिए जा रहे हैं तो वो कब आएंगे यूनिट। तो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा कह रही कभी 15 सालों में कभी ऐसा हुआ है कि बिजली इस्तेमाल करो और बिल ना आए। तो अंदाजा लगाएंगे इसके अंदर कहां तक सच्चाई है कि बिजली इस्तेमाल करो और बिल ना आए। तो बिल तो जब लाइट आएगी तो कुछ यूज होगा, और 100 यूनिट के अंदर इंसान पंखा जलाएगा या क्या चीज यूज करेगा, सवाल ये पैदा होता है। तो अब आप जी लाइन ड्रॉप हो गई कॉलर की, तो दोबारा से कॉल कर लें आप, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो मेरा सवाल अभी यही है कि आप अंदाजा लगाएं कि साफियों पे ये चीजें हो रही हैं, और क्या कहते हैं बिजली जो है ना फ्री दी जा रही है इलेक्शन के अंदर। अगर कहते हैं कि पीटीआई वालों की हुकूमत कहती है कि अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हुए तो यकीन करें कि पीटीआई की हुकूमत आएगी, मगर इस मुल्क में कभी भी साफ इलेक्शन नहीं हुए, शफाफ इलेक्शन कभी भी नहीं हुए, इसमें तो हमेशा से धांधली हुई है। तो अभी आपकी राय क्या है? मेरे साथ एक कॉलर जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? जी जी अस्सलाम वालेकुम समीना। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी समीना कि सहाफियों की गिरफ्तारी तो जो सहाफी इदारों पर इतने ज्यादा इल्जाम लगा रहे हैं बगैर किसी प्रूफ के, तो उनकी गिरफ्तारी खैर समझ में आने वाली बात है। सहाफियों को तो चाहिए कि वो इदारों पर इल्जाम लगाने से गुरेज करें, और अगर उनके पास हकीकत में कोई सच्चाई है तो उसको मीडिया पे लेकर आए, क्योंकि अब तो हर चीज मीडिया पे आती है। तो पहले उनको चाहिए कि मीडिया पे लेकर आए, और अगर वो वाकई सच्चे हैं तो फिर इसके लिए स्टैंड ले और खड़े होंगे। भाई नाक जो है वो गिरफ्तारियां बंद करें, ताकि सहाफत जो है वो कैसे चलेगी आगे। अगर आप कोई सच बोलेगा आप उसको जेल में ठूस देंगे तो फिर तो सहाफत चलने से रही। ये तो अजीब बात है। और बिजली की थोड़ी सी बात मैं करना चाहती हूँ समीना, कि ये बिल्कुल सही बात है कि अगर बिजली आ रही होगी तो कोई इस्तेमाल करेगा ना। जब एक चीज आ ही नहीं रही है और नापैद हुई हुई है तो उसको फ्री भी करते हैं आप। तो क्या अगर फ्री करना था तो जरा पेट्रोल करते ना फ्री, ताकि लोगों को कुछ फायदा भी होता। बिजली फ्री करने से तो लोगों को कोई फायदा नहीं। आप बताएं ना, आप देख नहीं रही मरियम नवाज साहबा ने कहा कि दिल पे पत्थर रख के डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है, मगर शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताज्जुद में उठते हैं और सोचते हैं अवाम के लिए। अब बताएंगे जो नारा लगा के आए थे अवाम के लिए सोचने का, महंगाई को कम करने का, तो अब आप बताएं किस तरह कम कर रहे हैं। कोरोना में देखें तहज्जुद में उठ के नमाज पढ़ रहे हैं और अवाम की भलाई के लिए दुआ कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने भी जाते हैं। जी जी जी। इमरान खान साहब जो बेचारे रियासत मदीना बनाने का दावा कर रहे थे। हमारे सियासतदानों को चाहिए ये सारा कुछ करने के बजाय एक इंसान नॉर्मल तरीके से बन के जरा सोचेगी। तो बेचारे इंसान के जेब में पैसे नहीं है, वो रोटी नहीं खरीद सकता, वो अपने घर वालों को खाना नहीं खिला सकता, उसके ऊपर गुजर क्या रही होगी, ये सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी से ये ऐलानात किए जा रहे हैं। आप यकीन करें समीना, जो भी पार्टी इलेक्शन हार जाएगी ना, चाहे कोई भी हारे, वो ये इलेक्शन फेक हुए हैं, इलेक्शन ठीक नहीं हुए, धांधली हुई है, हमको जानबूझ के हराया गया है। तो आखिर इसका क्या हल निकलेगा? इदारे जो है वो करवा भी गई है सारी चीजें जो हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो रिफॉर्म जो करनी थी
थी वो तो की ही नहीं गई। अब ये जब इलेक्शन हो जाएगा, इतने पैसे लगाए जाएंगे पाकिस्तान के खजाने में, वैसे ही जो कि खाली पड़ा हुआ पैसे नहीं है, जब इलेक्शन करवा दिए जाएंगे और कोई पार्टी रिजल्ट मानने के लिए तैयार नहीं होगी, तो एक नया दंगा फसाद शुरू हो जाएगा उस मुल्क में। तो आखिर कब वहाँ की आवाम जो ये सोचे कि भाई अब हमें सुकून का सांस मिलेगा, अब कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी। और देखे श्रीलंका में क्या हाल हो गया, किस तरीके से वहाँ पे सारा कुछ क्रैश हो गया। आज तो ऑफिशियली वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया है, तो वहाँ लूटमार शुरू हो चुकी है। उससे भी सबक नहीं सीखा जा रहा। जो लोग भी अपने दायरे में रह के क्यों नहीं काम कर रहे, चाहे वो इदारे हो, अतियां हो या वो सियासतदान हो, उनको चाहिए भाई मुल्क के लिए सोच लें, अपने अपने जाती फायदों के लिए, अपने अपने आप को सिर्फ अपने अपने जो अपने फायदे के लिए सोच के जो सियासतदान काम कर रहे हैं ना, उनको चाहिए कि कम से कम मुल्क के लिए सोचें, आवाम के लिए सोचें। मगर आप ये देखेंगे आवाम के लिए सोच ही नहीं रहे, कोई भी नहीं सोचा, ना कोई भी हुक्मरान ने नहीं सोचा बहस की। अब आपने देखा कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, आपने देखा सिंध में कितने किस कदर केसेस आ गए हैं सिंध के अंदर, ये जो आई है वेब। तो अब आप बताएं कि जब इमरान खान ने उनकी हुकूमत में सबसे पहले जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी तो 1.5 साल, जो लोग कहते थे 1.5 साल तो कोरोना रहा, तो कोरोना के अंदर उन्होंने कितना अच्छा स्मार्ट लॉकडाउन किया था, जिसकी वजह से मैशियत भी चलती रही, लोग भी चलते रहे। और उनको देखने के बाद बहुत सारे ममालिक ने इसी तरह का लॉकडाउन पे आए, तो ये देखें कितना इश्यू बना था। तो अब इस हुकूमत के पास तो कोई प्लान ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो आप बताएं ये हुकूमत अब क्या करेगी, इस वक्त क्या करेगी? कि हुकूमत है किसकी, अभी तो यही समझने से काफिर हूं मैं कि हुकूमत चला रहा कौन है, हुक्मरान कौन है और किसके फैसले माने जा रहे हैं। आपको कहीं नजर आती है हुकूमत? मुझे कहीं हुकूमत नजर नहीं आती। अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग करूं, मुझे नहीं दिखता कि हुकूमत कहाँ है और वो क्या काम कर रही है। उसको खुद आकर, जैसे इमरान खान के हिसाब के लिए मैं बात किया करती थी कि उनकी हुकूमत जो है वो कभी आकर स्टैंड नहीं लेती, कुछ बताती नहीं है, सिर्फ पेपरों में बताती रहती है आकर के फेसबुक पे हमने इतना कमा लिया, इतना रेवेन्यू आ गया, और कुव्वत खरीद तो बढ़ती नहीं जा रही, घटती जा रही लोगों की। वही सेम आवाम का यही हाल हो रहा है। कुव्वत खरीद तो लोगों के पास है ही नहीं। कोरोना पहले या दुनिया की कौन सी भी वबा पहले, बंद तो कुछ हो नहीं सकता, ना बंद हो सकता है, ना लोग घरों को बैठ सकते हैं। वैसे ही आधी से ज्यादा चीजों को ताले तो लगी रहे, ना बिजली आ रही है, ना पानी मिल रहा है लोगों को, तो क्या अंजाम होगा? आप अच्छा इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी कि जो अभी आई है, जो 11 जमातों की जमात बनकर आई थी, क्या इन्होंने NRO 2 अपने लेने के लिए आई थी और कुछ नहीं लेने के लिए आई थी? ये इन्होंने कुछ मुल्क के लिए जो महंगाई लेकर आई थी, आप देखें महंगाई का कितना हमने कितनी शो की है महंगाई के ऊपर, मगर अभी जो आसमान से महंगाई बातें कर रही है, आज तक इतनी महंगाई हुई नहीं है। आप बता दें कि कभी ऐसी महंगाई आपने सुनी जो इस वक्त हुई है? और बढ़ती जाएगी। किस किस्म की पॉलिसियां बनाई गई थी और अब किस किस्म की बातों के ऊपर उन्होंने शराइत को मान के IMF से मुआहदे किए हैं, कुछ भी आवाम के सामने तो कोई लाता ही नहीं है। ना पहले लाया गया, ना अब लाया जा रहा है, ना कुछ सच बताया जा रहा है। अभी भी बताया जा रहा है तो ये बताया जा रहा है कि अगले इलेक्शन में हर जमात ये दावा करती है कि हम जो 20 साल के लिए मुंतखब होकर कुर्सी से चिपक जाएंगे। वो भाई तुम लोग 20 साल रहो या 20 दिन रहो या 20,000 साल की प्लान बना रहे हो, आवाम की हालत तो नजर ही नहीं आ रही किसी को। अगर मैं पुरानी हुकूमत पे तनकीद किया करती थी, इमरान खान साहब की हुकूमत की बात कर रही हूँ कि उनसे नहीं समझ रही है चीजें, उनके गुजरा गलत कर रहे हैं और उसकी वजह से देखिए महंगाई बढ़ती चले जा रहा है ग्राफ। तो जब वो हटे तो अब जो नए आए वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी यही सब बातें कर रहे हैं और फिर से महंगाई का ग्राफ ऊंचा जा रहा है। तो ये तो सेम हो गया, जो वो कर रहे थे वो भी यही कर रहे थे और ये भी यही कर रहे हैं। वो किसको मैं फैसला करूँ कि भाई कौन सही है कौन गलत है? मैं तो खुद ही ये समझने से काफिर हूँ कि मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरफ जाएंगे अगर इलेक्शन हो जाते हैं। और जो भी जमात इलेक्शन, अगर आप फर्ज करेंगे इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ये जो हालात इस वक्त जो मुल्क जिस सिमत में चला गया है, तो इसमें क्या बेहतरी आती भी आपको नजर आती है या नहीं आती है? नजर आती। मुझे लगता है जो भी बनेगा हुक्मरान वो दिन रात आवाम को सिर्फ झूठे दावे और वादे करता रहेगा। वो अब आप देखें ना, जो सहाफी जो सच आके बोल रहा है मीडिया पे, जो भी कर रहा है, चलन ठीक है, कहते हैं आपने कहा कि सहाफियों के पास भी खबर होनी चाहिए जो सही खबर लेकर आए। जमील फारूकी जिन्होंने अपने आके सच जाहिर की, सच बताया मुल्क के लिए कि भाई कौन बेहतर है, कौन सही है, कौन काम कर रहा है। अभी आप देखेंगे जो पहले खिलाफ थे अब उनको भी धमकियां दी जा रही हैं, दबा के धमकियां दी जा रही हैं फोन पर। सारे सहाफी जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के आलाकार बने हुए हैं और वो सिर्फ अपनी जमातों के लिए काम कर रहे हैं। भाई मुल्क के लिए बात कर लो, तुम सिर्फ जमात और लीडर के साथ चिपके हुए, आवाम जाए बाहर में, मुल्क जाए बाहर में, तुम लोगों को कोई इस चीज का ख्याल नहीं है। तो ऐसे सहाफियों की अब आप ये देखेंगे इमरान खान को भी धमकियां दी जा रही हैं, उनकी जान को भी बेतहाशा खतरा है। तो उन्होंने ये कहा है कि अब मेरे पास भी जिस तरह इनकी वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो आपने भी कल ये बात की थी कि ये वीडियो बनती कौन है, बनाता कौन है और वायरल कौन करता है। तो
इमरान खान ने भी, आज आपने शायद सुना होगा कि इमरान खान ने भी कहा है, खान साहब ने भी कहा है कि मेरे पास भी एक ऐसी वीडियो है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो वीडियो पूरी दुनिया के सामने आएगी और उनको ऐसे ऐसे लोगों के पर्दे फाश होंगे कि लोगों को पता चलेगा कि ये लोगों के नकाब, चेहरों के नकाब उठा दिए जाएंगे। तो अब अंदाजा लगाएं कौन सी वीडियो है। ऐसे फजूल वक्त का इंतजार करने के बजाय अभी ये नकाब उठा दे, इसलिए कि अभी सही वक्त है। अब वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मेरे लिए मैं तो उनको ये मशवरा दूंगी एज ए पाकिस्तानी कि आपको चाहिए कि अभी ये नकाब उठा रहे हैं आप, क्यों पर्दा गिरा रहे हैं आप, जरा आकर बताइए सामने और आप वो वीडियो अभी चलाइए ताकि लोगों के अगर हकीकत में कुछ इस किस्म की बातें हैं तो वो अभी सामने आएंगी ताकि फौरी एक्शन। वो कह रहे हैं कि लोगों को पता चलेगा कौन मुल्क को लूट रहा था और कौन मुल्क के पीछे था, तबाही के पीछे कौन किसका हाथ था, सबके चेहरों के नकाब उतरे देंगे। इमरान खान साहब की जो अभी जो उनकी वाइफ है, उनके भाइयों के सारे नाम आ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तो सारे के सारे लोग यहाँ पे जो है वो एक ही तरीके कार से हुकूमत को चला रहे थे और वो यही चाहते ही नहीं थे कि कुछ सही रिफॉर्म्स कर सके इमरान खान साहब। जो लोग भी उनके साथ ऐसे शामिल थे जो कि चाहते थे कि सिर्फ अपना जाती मफाद हासिल कर लें, उनकी जमात में बैठ के भी अपने जाती मफाद को हासिल करें, उन्होंने वही किया। वो उनको वही मशवरे देते रहे, उनसे वही काम उनके आंखों के नीचे नाक के नीचे करते रहे जो वो समझ ही नहीं सके या वो कुछ उसको रोक ही नहीं सके। तो उसका अंजाम ये हुआ कि उनकी जमात में भी जब करप्शन बेतहाशा बढ़ी और उनके लोगों ने भी पैसे बनाने शुरू किए तो एक वक्त है कि उनको भी हटा दिया गया। अब वो उसको बयानियों को जोड़ते जा रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, सारी वीडियोस ऑडियो सब आ रही हैं। तो इंसान किस पर भरोसा करे, किस पर भरोसा नहीं करे। इंसान शदीद परेशान है, आवाम तो परेशान है कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है उसको बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही। जो चीजें पहले हो रही थी वही चीज अब और ज्यादा बढ़कर इस हुकूमत के साथ भी आवाम के साथ चिपक गई। तो आवाम किसको देखे, कौन रिफॉर्म्स करेगा? आवाम तो यही सोचती थी कि रिफॉर्म्स हो जाएंगी तो शायद जान छूटेगी, सिस्टम थोड़ा ठीक होगा। जब सिस्टम अच्छा काम करेगा तो जो भी आएगा उसको अच्छा काम ही करना पड़ेगा। तो लेकिन वो सिस्टम ही सही नहीं हुआ। पुलिस का सिस्टम कौन सा है? पुलिस की बात कर ले हम, पुलिस भी सिर्फ जो है वो लोगों की गुलाम बनी हुई है। कुछ कुछ पुलिस हुक्मरान ऐसे हुक्मरानों के मतलब पॉलिसीज पे चल रहे होते हैं, वो जो सियासतदान आकर बैठता है, जो हुक्मरान बनता है, उसके कहने पे चलना शुरू कर देते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, मुल्क चल रहा कैसे है, कौन इसका जिम्मेदार है, किस तरह से उसको ठीक किया जाएगा। सियासतदानों को चाहिए मिलकर बैठे भाई, इस चीज से बाहर निकालने की मुल्क को कोशिश करें। जो अपना सरमाया कमाया है सबने 2% में, यही कहूंगी कुछ तो सरमाया अपने मुल्क पे लगा दे, कुछ भी लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं ये लोग। मुल्क की तो हालत खराब हो गई है, आवाम की भी हालत खराब हो गई है और तीनों सियासी जमातें जो भी आपस में दंगे फसाद करने के मंसूबे बना रही है कि अगर इलेक्शन हम हार गए, कुछ हो गया तो अब हम जाके दोबारा से धरने देंगे, लोग धरने देंगे। अब आप ये सोचे ना कि इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहा है, जबकि नारे लग रहे हैं कि इसका इलाज, इस मुल्क का इलाज सिर्फ एक ही है कि इसमें इलेक्शन की तरफ जाया जाए और साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो हारेगा वो कभी भरोसा नहीं करेगा। कोई सी भी जमात जो हारेगी ना वो कहेगी कि हमको तो धांधली से हराया गया है और हम तो जीत रहे थे। तो फिर क्या होगा? फिर एक नया दंगा फसाद शुरू होगा। तो ये खेल आखिर कब तक चलेगा? इदारे क्या कर रहे हैं, किस तरह से हमारा सिस्टम चल रहा है, अल्लाह ही जाने भैया उस मुल्क को कौन चला रहा है, किस तरह चीजें सही हो रही है क्या गलत हो रही है। हर चीज तो मुझे फिलहाल गलत होती हुई नजर आती, कुछ सही होते हुए नजर नहीं आ रहा। और इलेक्शन के बाद भी मैं तो एक नया फसाद देखती हूँ कि अगर इलेक्शन हो गए, इतने पैसे जमा हो गए कि इलेक्शन करा दिए जाए, तो वो अभी इन चीजों में फंसे हुए कि भाई इलेक्शन हो जाएंगे तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। मर्दमशुमारी ठीक से हुई नहीं है, उस पर भी सवाल ये निशान है। कराची की मर्दमशुमारी तो बिल्कुल ही गलत हुई थी, उसमें लोगों को कम दिखाया गया था। कौन जीतेगा, किसको इलेक्शन की सीटें मिलेगी? अभी जब जुलाई में 16 जुलाई को भी तो कुछ देखिए ना, इलेक्शन जारी हो सारे हैं, आवाम की हालत पड़ती है। 16 जुलाई को भी इलेक्शन है, अब इलेक्शन कौन जीतेगा? अब अंदाजा लगा लें वो इलेक्शन का भी बड़ा मसला है। जी हेलो हेलो जी हेलो जी, मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनकी आवाज आ रही। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तो ये देखे ना कि इलेक्शन कौन जीतेगा, उसका भी बड़ा मसला बना हुआ है। और आप देखे ना कि महंगाई पे देखिए कोई भी काम नहीं कर रहा, महंगाई कोई काबू नहीं पा रहा ना, आगे नजर आ रहा है कि कोई काबू पा सकेगा। IMF से जिन शराइत पे आपने कर्जे उठाए हैं तो ऑब्वियसली आपको शदीद टैक्स लगाने पड़ेंगे और वो टैक्स का खुमियाजा आवाम ही भुगतेगी। उसी की गर्दन पे छुरी रखी जाती है। अशराफिया तो हर दौर में जो भी अशराफिया के लोग होते हैं वो तो हुक्मरान बन के राज करते हैं बेचारी आवाम के ऊपर। तो मैं तो यही कहूंगी कि बेचारी आवाम के बारे में सोच ले। आप लोग तो अफोर्ड भी कर सकते होंगे लेकिन आवाम तो अफोर्ड नहीं कर सक रही है, लोग बहुत शदीद परेशान है। अभी कुर्बानी के जानवर ही देख लें आप वहाँ पर। हाँ, कुर्बानी की बात कर लेना, कुर्बानी की जानवर देखने चले, थोड़ी सी बात इस पे भी कर देंगे। आप बताएं कि बकरीद जो आ रही है,
बकरीद आ रही है, जो आ रही है कुर्बानी की, जो बात मैं करती हूँ, तो आप बताएंगे क्या कहते हैं ना, बकरीद यहाँ की अच्छी होती है या हमारे अपनी कंट्री की अच्छी होती है? मैंने कहा थोड़ी पॉलिटिक्स से हटके इस पे भी बात थोड़ी सी करेंगे अभी करेंगे, मगर आपने सही कहा कि कुर्बानी के जानवर किस कदर महंगे हुए हैं। आप बताएंगे कुर्बानी जो करते थे, जो एक सुन्नत है, जो हर एक करने की कोशिश करता है। आप सोचिए, गरीब से गरीब इंसान सोचता है कि कुर्बानी कर लो, ये भाई ये सुन्नत है, अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी है, तो आप बताएं वो कैसे करेगा इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है? इस वक्त तो इंसान अपनी जान कुर्बान कर रहा है अल्लाह की राह में, क्योंकि कोई चाह रहा है। और आप ये देखिए कि ज्यादातर लोगों के नारे लग रहे हैं कि जी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ेंगी नया पाकिस्तान बनाने के लिए। तो ये अंदाजा लगाएं, खून खत्म खराबा, हर इस पार्टी को खून चाहिए ताकि वो खून को जो है वो कैच कराए और अपने आप को जो है ये साबित करे। आप ये देखें कि जाता कौन है अपनी जान गवाता कौन है? एक गरीब आदमी, एक गरीब आवाम, एक गरीब आवाम, कौन रोकेगा इसको? जी, आपने देखा पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन हुए थे, तो देखिए आप उसमें कितने सर फाड़ दिए गए, कितने लोग दुनिया से चले गए, क्या क्या हो रहा था वहाँ पर। बड़े भाई इलेक्शन हो गए कि लोगों का खून पी रहे हो तुम, ये किस किस्म की सियासत है? जो भी ये करता है मैं तो उसके साथ एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए मेरे साथ रहें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आपने आज सही टाइम पे फोन किया। जी बोलें। हेलो जी। कुर्बानी के ऊपर ही मैं बोलना चाह रहा था कि कुर्बानी तो जिंदगी में वैसे हर साल ही। वैसे शायद भाई एक बात बताएं, आपसे एक बात पूछनी है मुझे कि क्या कहते हैं, कुर्बानी जो है ना, पहले जो है ना सुन्नत होती है और हर कोई बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेता है, मगर आज जो पाकिस्तान की अंदर इतनी महंगाई हुई है, तो आप बताएंगे किस तरह इंसान जानवर खरीदेगा, किस तरह कुर्बानी देगा? इस वक्त 1,30,000 1,50,000 का बकरा मिल रहा है, जो आज से 10, 15, 20 साल पहले मुश्किल से 10-12 हजार का मिलता था। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि हमने एक दफा जिंदगी में एक दफा कुर्बानी ऐसी की थी कि मैं बहुत शदाई था। एक बकरी थी हमारे पास, उसने बच्चा दिया था हमारे घर में ही, और उसको पाला हमने 2 साल। वो ऐसा बकरा था कि वो मोहल्ले में किसी को गुजरने नहीं देता था। लोग कहते थे शाहिद साहब आप इसे पकड़ लीजिए, वरना वो मसला ऐसी टक्कर मारता था। अच्छा, अब जब उसको कुर्बानी के लिए वालिद साहब ने कहा कि बेटा इसको कुर्बान करना है, तो मैं तो सारा दिन रोता रहा। अच्छा, वो मेरी मसलन एक जान का टुकड़ा था वो मेरी कुर्बानी का। तो 6 महीने से लेके साल तक मैं गोश्त नहीं खाया मैंने। मुझे जब भी कोई चीज होती थी प्लेट में तो मुझे अपना बकरा नजर आता था। अच्छा, उसका नाम हमने रखा हुआ था मिराजुद्दीन। मिराजुद्दीन, यानी कि आप ये सोचिए कि वो थी आपकी कुर्बानी जो आप बता रहे हैं ना जी। वरना तो आदमी जाता है, पैसे दे देता है और जाके कुर्बानी हो जाती है। आजकल तो देखा ना, अब सत्तार ईदी साहब को दे दे पैसे, और बहुत सारे इदारे यहाँ पे भी तो आप देखे ना कि जाके बूचर स्टोर, ग्रोसरी स्टोरों पे जाके पैसे दिए हैं जी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर है, राइट जी। वो पूछते हैं कहाँ आपने कुर्बानी देनी है, लेकिन वो जो अटैचमेंट होती है ना, राइट आपने जो अटैचमेंट बताई है कि आपने कितने साल तक बकरे का गोश्त नहीं खाया, वो थी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी। ऐसा था कि मैंने अपना बच्चा ज़िबा कर दिया, समझे? मैं उसके बगैर रह नहीं सकता था। और वो कितने साल का वो बच्चा था जो आपने पाला, उसको बड़ा किया? 2 साल का था जिसको पाल के बड़ा किया। राइट, पाल के बड़ा किया, और वो मेरे इशारे पे इधर से उधर होता था, और मैं उसके साथ रहता था, वो मेरे साथ रहता था। अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। देखिए ये थी मोहब्बत, ये था प्यार। आपने कितना अच्छी बात मेंशन की, यकीन करें ये जी। वालिद साहब ने जब कहा ना कि बेटा इसको इस साल कुर्बानी दे दी है, तो मैं बहुत गुस्से हुआ। मैंने कहा नहीं, इसको नहीं ज़िबा करें आप, किसी और बकरे को ले आए, लेकिन इसको ना ज़िबा करें। लेकिन बहरहाल वो ज़िबा हुआ, और बस आप पूछे नहीं, वो बकरा ईद ऐसी थी कि बस ऐसा था कि जैसे मातम हो गया। लाजमी बात है, 2 साल के बच्चे को परवरिश करना। देखे ना, जो जिस तरह है ना हमारे इस्लाम में है, सोचे बेटे को तो कुर्बानी देने का हुक्म आया था, जो जिसके जरिए जो बकरा दुम्बा उतारा गया, और दुम्बा की हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जी। वही कुर्बानी है। ये तो जो हम देते हैं ना कि भाई $300 दे दिए,
$400 जी। दे दिए, बकरा वहां किसी ने आपके नाम पे ज़िबा कर दिया, आपको कोई अटैचमेंट ही नहीं हुई जी, आपको कोई प्यार ही नहीं है, आपको कोई मोहब्बत ही नहीं है। वो कुर्बानी नहीं है, बस एक फरीजा है, वो हो जाता है। लेकिन कुर्बानी हकीकत में जिंदगी में एक ही दफा की थी बस, वो हकीकत की कुर्बानी। अच्छा बताइए, जो सहाफियों को पकड़ा जा रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर पॉलिटिक्स पे बात कर लें। ये तो गलत हो रहा है। अब इनसे क्या तवक्को की जा सकती है, ये तो हरासमेंट फैला रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, पाकिस्तान की आवाम उठेगी। अब इमरान खान साहब ने तो कहा है ना कि भाई आप उठें, और वहां कोई उठता नहीं है खुद जब तक के इमरान खान ना बोले। तो इनकलाब ऐसे तो आपको क्या लग रहा है कि इनकलाब आएगा मुल्क के अंदर या नहीं? ऐसी कहानी ऐसी चलेगी? इनकलाब नहीं आ सकता। हमारी कौम जो है वो तकरीबन कहते थे ना सोई हुई है, वो अभी भी सो रही है। वो अक्सर रिक्शाओं पे पीछे लिखा होता है, हारन नहीं बजाइए, कौम सो रही है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी कौम सो रही है, कौम नहीं उठेगी नहीं और जागेगी नहीं किसी सूरत में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देखें ना आप, इमरान खान के जलसों में भी देखें, वो जलसा होता है। इमरान खान के जलसों में आप देखें, वो जो लेडीज आती है ना, वो जो लेडीज होती है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जैसे वो मेकअप और ब्यूटी पार्लर से वो आती है ना, वो एक शो में आ रही होती है। समझे ना, कि किसी की उन कैमरा उनके ऊपर पड़ जाए, नजर पड़ जाए, वो फेमस हो जाए। और यानी कि आप कह रहे हैं कि वो जो जलसों में आती है वो भी फेम होने के लिए आती हैं, फेमस होने के लिए आती हैं? हाँ, वो वहाँ अभी वो चीज है ही नहीं। देखें, जो पाकिस्तान जब बना था ना, उनको पता है लोगों को कैसे बना था। मुझे याद है ईस्ट पाकिस्तान जब अलहदा हुआ है जी, तो वहाँ की एक मूवी, एक सिनेमा था, निगार या कोई सदर के अंदर था, उसमें उन्होंने वो मूवी चलाई थी। अब वो हकीकत पे मबनी थी वो मूवी, तो उस सिनेमा को पूरे को जला दिया गया था। क्यों? कि हकीकत देखने का दिल नहीं करता इनका। हकीकत जो है ना वो बहुत ही अच्छा। आपको पता है, मैं कितने अरसे से कह रहा था कि मिलिट्री हमारी चोर है, मिलिट्री हमारी अब तो प्रॉपर्टी डीलर है। अब आप ये देखें ना कि देखें, हमेशा कहते थे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, ये मैं 1980 से कह रहा हूँ, 84 से। अब आप ये देखें कि मैं कभी भी अपने शो में है ना फौज के खिलाफ बात नहीं करना चाहती थी, कभी भी नहीं बात करती थी। और है ना, मैं हमेशा कहती थी कि नहीं, वो लोग है ना जागते हैं, हम सोते हैं। मगर आज देखें, बच्चे के मुंह पे आ गया कि पीछे से हुकूमत जो चला रही है उसमें पीछे हाथ किसका है, कौन गाइड करती है, कौन लेकर आती है, कौन उतारती है। इमरान खान को किसने उतारा, किसने बिठाया और कौन लेकर आई? फौज के खिलाफ नहीं हूँ, फौज के जो ऊपर के जो जनरल है ना, आपके तकरीबन 4 स्टार जनरल, 3 स्टार एंड 2 स्टार। अब आप एक ये चीज है, अभी पिछले दिनों एक जनरल आए थे, उनसे एक सवाल किया गया था जो मैंने भेजे थे कि आपकी सेकंड और थर्ड कमांड जो है वो क्यों नहीं टेक ओवर कर लेती, वो क्यों नहीं टेक ओवर करती? अच्छा, वो उस वक्त टेक ओवर करेगी कि अगर वो वाकई ही फौज के जनरल हैं। वो तो इस वक्त बिजनेस और प्रॉपर्टी और इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए, उनका कोई काम नहीं है, लेना देना नहीं है मिलिट्री से। मिलिट्री में तो मर रहा है, वो कौन मर रहा है आप देखें, ज्यादातर कैप्टन या मेजर या सिपाही मरते हैं। समझे? उससे ऊपर के जितने ओहदेदार है ना, वो कभी गलती से जीप वो आईडी के ऊपर चली गई और वो फट गया, धमाका हो गया तो वो मर गए। वरना कोई बड़ा ऑफिसर आप देखें वो तो नहीं मरता, वो उसी सूरत में मरता है जब कोई गलती से कोई इधर उधर हो जाए। अमूमन आपके कैप्टन और मेजर वो भी कम, ज्यादा तो हवलदार या सिपाही जो होते हैं वो ही मारे जाते हैं। समझा ना? तो अभी भी आप क्या देख रहे हैं कि कौन मारे जाएगा? जो कह रहे हैं कि जी अभी जो है ना कुर्बानी देनी पड़ेगी पाकिस्तान को बनाने के लिए, तो कौन कुर्बानी देगा? कौन? कोई नहीं देगा। पाकिस्तान की कौम इस जगह पहुंच गई है। देखें आप, हर जगह का ना, हर मुल्क का एक तरीका होता है। आप वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं ना, तो यहाँ का एक तरीका है, उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे यू वर्क लाइक ए डॉग। ठीक है, फ्राइडे नाइट, सैटरडे, संडे वो आपको बिजी कर देते हैं एंटरटेनमेंट में, है हॉकी में,
जी, मुख्तलिफ क्रिकेट में, किस्म की चीजों जी, में, क्रिकेट जी, में, हर जी, किस्म के गेम में, एंटरटेनमेंट में, ठीक है ना। पाकिस्तान में आपको लोगों को बिजी रखा हुआ है बिजली, पानी, गैस और महंगाई के चक्कर में अरसा दराज से, कि लोगों को सोचने की मोहलत ना मिले और लोग परेशान हैं। अच्छा, अब लोग मर रहे हैं वैसे, लेकिन उठते नहीं है कि भाई इमरान खान के कहने के बगैर ही आप उठे ना जी, और जाके जैसे श्रीलंका में किया कि 50-50 हजार आदमियों का एक ग्रुप बन जाए, आपको 10-12 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। 10-12 आदमियों के घरों में घुस के, जो बड़े बड़े हैं जैसे जरदारी हैं, बाजवा हैं, ये आपके नवाज शरीफ है, नवाज तो खैर क्या करेंगे, शहबाज शरीफ है, हमजा शरीफ है, इनको घर से पकड़ के निकाल के तो खत्म कर दें फैमिली समेत, तब मैं कहूंगा इनकलाब है। अब क्या, अच्छा उसमें क्या कोई आदमी मरेगा नहीं? अरे मरेंगे भी, यही तो काम है। अब अगर आप कहेंगे कि इनकलाब आए बगैर खून खराबे के, तो फिर आप बस ड्रीम ऑन करिए जी, कुछ नहीं हो। तो आप ये देखें ना, आप कह रहे हैं कि मरेंगे भी, तो अभी एक कॉलर ने भी आके 2-4 दिन में, एक हफ्ते पहले जब मैंने प्रोग्राम किया था, तो कॉलर ने कहा कि जी निकलना ही पड़ेगा और लोगों को अपनी जानें देनी ही पड़ेंगी। तो जानें देता कौन है, आप ये बता दें कि आपने कहा बिल्कुल, तो जानें कौन देता है, आप ये बताएं ना। कि सिर्फ गरीब भी इसने के लिए रह गया, गरीब ही मरने के लिए रह गया। गरीब नहीं, आम आदमी जो है वो अगर वाकई इतना तंग आ गया। लेकिन अगर आप देखें वहां के सारे सोसाइटी को देखें ना, हर आदमी करप्ट है वहाँ है। आप सरेआम देखती है ना, तो एक कोई बिजली चोरी कर रहा है। एक सेकंड मेरे साथ रहे 1 मिनट के लिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1 सेकंड शायद भाई, इनका मैसेज दूं। जी बोलें। जी बोलें, आप बोलें। जी हेलो। ये जो भाई साहब कह रहे हैं जी कि इनकलाब की जो बात कर रहे हैं जी, तो इन्होंने सारे जो, या तो ये पीटीआई के लग रहे हैं, इमरान उसकी फैमिली भी मार दी, नवाज शरीफ की, जरदारी की और बाजवा की। इमरान खान अलीमा बाजी को क्यों नहीं मार रहे? जवाब दूं आपको मैं? जी प्लीज। जी, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मैं कनाडा में हूँ, मैं 50 साल से यहाँ कनाडा में हूँ, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। जो लोगों ने मुल्क की बात में क्या वो अलीमा के पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं, आप बोल रहे थे ना, तो मैं सुन रहा था आपको। मैं अलग अलग कर दूं आप लोगों को, अगर आप कहें तो। अगर आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे दूं आपको। जी जरूर दें। हाँ, मैं ये कहूंगा कि देखें 40 साल जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, तो आप उन्हीं को पकड़ेंगे ना कि जिन्होंने मुल्क की खराबी की है। इमरान खान ने तो 3-3.5 साल हुकूमत की है। मैं कहता हूं अगर वो भी करप्ट हैं या उनकी हलीमा बाजी भी करप्ट है, तो उनको भी पकड़ें। मैं ये तो नहीं कह रहा कि किसी को भी छोड़ें, लेकिन जिन्होंने वाकई जायदादें बनाई है, पहले आप, ये तो जाहिर हो गया ना सारा कुछ कि नवाज शरीफ साहब ने वहां पे जो जायदादें बनाई हैं और शहबाज शरीफ ने और इन लोगों ने, तो ये तो जाहिर हो चुका है ना। अच्छा, अब अगर कौम समझती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर आप ऐसे ही रहे। मेरी जात पे तो असर नहीं पड़ता ना। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहां पर आपको अपने एटमी असासेस और बलोचिस्तान के मिनरल जितने भी हैं वो आपको हैंड ओवर करने पड़ेंगे। एक सेकंड होल्ड करें जैसे, 1 सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। 1 सेकंड होल्ड कर ले जरा, इनका शाहिद भाई का जवाब ले लूं पूरा। 1 सेकंड। जी बोलें। जी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कोई सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं चलते रहेंगे जैसे अभी तक चल रहे हैं। आप कंटिन्यूसली डेप्थ में जा रहे हैं। आपका डॉलर जो है इस वक्त 207 या 208 रुपए का हो गया है। ये तो मसलन आप अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। तो ये क्या हो रहा है? अच्छा, अभी आपने देखा ही होगा जी, मैं तो बड़ा कांटेक्ट में रहता हूँ पाकिस्तान में, अभी भी मैं लोगों से बातें करता हूँ। हाँ, मैंने अभी पिछले दिनों कहा था कि 16 इंडस्ट्रीज वहां से मूव होके जा रही हैं। मैं गलत हूँ। वो 16 नहीं है, तकरीबन 38 के करीब है।
अब आप बताएं, वो मुल्क से जा रही हैं, अब अंदाजा लगाएं फिर। मुल्क से चली गई हैं, वो चली गई हैं, आपने कहा 38 चली गई हैं, तो आप बताएं उस मुल्क का। चली गई हैं, इसलिए कि फैसलाबाद के अंदर इस वक्त सन्नाटा तारी है, जो टेक्सटाइल के ऑर्डर अब नहीं ले रही। तो आपका अभी आने वाला जो टाइम है ना, अगले 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा हकीकत में कि देखना पाइपलाइन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और उसको खत्म ड्राई होते होते भी 2-3 महीने लग जाते हैं। तो 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि मुल्क के अंदर हुआ क्या है, समझे। जिनको पता है, शब्बर ज़ैदी साहब तो आज ही बता रहे थे कि ये तो मुझे लगता है कि ये डिजाइन है एक जिसको मुल्क के को दिवालिया करने का एक प्लान बनाया गया है। ये वहां जा रहे हैं और उस पॉइंट पर ले जाके फिर ये कहेंगे कि सॉरी तो एक बहुत सिंपल लफ्ज है ना, हम अब कुछ नहीं कर सकते, अब हमें अपने एटमी असासे और बलोचिस्तान के मिनरल देने पड़ेंगे, तब जाके $100 बिलियन मिलेगा। अच्छा, ये में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ये रिपोर्ट पर्दा जो उठ गया उसमें भी छप चुकी है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट के अंदर भी आज से 1.5 हफ्ता पहले छप चुकी है, समझे। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं अखबार की खबर दे रहा हूँ आपको। हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं, अच्छा खबरें बहुत सारी हैं, अब आप वो नुक्ते मिलाइए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। आपको पता है बिजली की लोड शेडिंग दिल्ली पटली कराई जा रही है जी। लोड शेडिंग क्यों जी? लोड शेडिंग तो इतनी हो रही है कि जी नहीं, सोलर पैनल बिके, सोलर पैनल के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो शहबाज शरीफ के बेटे साहब जो तुर्की गए हुए थे वहां वो डील बना के आए। तो ये सारा एक प्लान किया गया है, गवर्नमेंट की तमाम बिल्डिंगों में सोलर पैनल लगेंगे, अरबों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उनको। तो आप ये देखें अरबों रुपए का, तो फिर इसका ये मतलब है कि ये लोग फिर अपनी जेबें भर रहे हैं, ये अपने ही बैंक भर रहे हैं, तो गरीब आवाम को तो फिर रुला रहे हैं ये लोग। गरीब आवाम तो ऐसे ही खामखा बैठी हुई है जी। तो फिर ये जो कहते थे, ये जो आए थे नारा लगा के आए थे, महंगाई कम करने का नारा लगा कर आए थे, मगर अभी तो सारा मलबा 3.5 साल की हुकूमत पे डाल रहे हैं कि वो हुकूमत छोड़कर ही ऐसे गई थी कि जिसकी वजह से हमें दिल पे पत्थर रख के महंगाई करनी पड़ रही है। समीना बाजी, कोई डाकू ये थोड़ी कहेगा कि मैं आपके घर आ रहा हूँ डाका डालने के लिए, ये कहेगा कोई? वो तो डाका डालने के लिए आए हैं और वो डाका ऐसे ही डालेंगे ना, मॉडर्न तरीके से डाका डालेंगे ना, आपके अकाउंट पे आपके पैसे ले गए, आपका खजाना खाली हो जाएगा। अच्छा, छोड़ के काफी तकरीर सुन ली है, अब दूसरों को भी टाइम देना, अब दूसरों को भी टाइम दे। $22 बिलियन छोड़ के गए थे, इस वक्त आपके पास 7 बिलियन है, 7 में से आपने तकरीबन 5 देने हैं, $2 बिलियन आपके पास हैंड ऑन कैश है बस। 2 बिलियन का मतलब है तकरीबन 1.5 हफ्ते की आपकी रिसीवेबल पेएबल, तो उस पे फिर आज इनके ऊपर ही प्रोग्राम करना है, इनसे सुननी है, किसी की नहीं सुननी। ये कौन सा है ये? जी आप अभी हेलो, उनका तो नोट हो गया जी, बोलें जी। हेलो जी जी। समीना, सूरत हाल बहुत ही तकलीफ है। इमरान रियाज जर्नलिस्ट जो हैं जी उनके ऊपर कम से कम भी 1 दर्जन से ज्यादा FIR काटी गई और ये सच की आवाज जो दबाई जा रही है। वो असल बात ये थी कि वो हमेशा तनकीद कर रहे थे, तनकीद पे ही बात कर रहे थे। जब से ये हुआ था तो उनको पकड़ लिया गया, उनको उठा लिया गया। इस तरह के बहुत सारे साथियों को जो है ना उनको धमकियां दी जा रही हैं मुल्क के अंदर। जी, तनकीद तो हमेशा से जर्नलिस्ट करते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में हर दुनिया का जर्नलिस्ट तनकीद करता है जी, और उसकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। आप ये देखें कि एक लाइसेंस, एक सेकंड होल्ड करें जी 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 जी। जब जो लाइसेंस वाला असला था वो उनसे जो है कुछ दिन पहले जो है वो उनसे ले लिया गया और उसके बाद उनके फादर को, उनकी फैमिली के मेंबर्स को उनको थ्रेट थे और उनको धमकियां दी गई और एक दिन पहले उनके घर के बाहर पुलिस वाले एक इनकाउंटर करते हैं ताकि दहशत फैलाने के लिए कि उनको दहशत की वजह से वो अपना बयानियां बदल दें और फिर क्लियर कट। अभी देखें
वो जो क्या नाम है 70 इयर्स के जो रियाज मीर, क्या नाम है उनका, अयाज मीर, उनको मारा जाता है। फिर कौन से जर्नलिस्ट हैं, काबिल शाकिर तो कनाडा आ गए हैं छोड़ के, वहाँ पे उनको या भाई छोड़ना पड़ गया, और बेशुमार सहाफी हैं। एक सेकंड होल्ड करें, इनका मैसेज है। जी हेलो जी हेलो जी, एक सेकंड मैं म्यूट कर दूं टीवी को। जी बोलें। देखें, ये जो भाई साहब अभी आपको समीना बाजी कहकर बता रहे थे जी कि आपके चोरी हो जाए, डाका तोड़, अच्छा इनको ये बात पता है, और वो जो अभी मुआहदे हुए हैं वहां पर, अच्छा उन्होंने ये तक तो बता दिया, आपको बताया तो कि बिजली क्यों महंगी हो रही है, नहीं लोड शेडिंग क्यों हो रही है जी, नहीं बिजली इसलिए महंगी हो रही है कि सोलर पैनल लगा लें जी, उन्होंने यही कहा। नहीं वैसे देखें, ये इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो बस बेचारे, या तो ये 50 साल कह रहे हैं मुझे कनाडा हो गया, रिटायर हो गया, अब अखबार पढ़ते रहते हैं। अखबार की सारी खबरें ठीक नहीं होती, ठीक है, और ये पता नहीं जो अखबार पढ़ते हैं वो सिर्फ इन्हीं के घर आता है, बाकी किसी के घर नहीं आता। देखें, ये जबरदस्ती की हुकूमतों को बिला मकसद की इंफॉर्मेशन देना, और अभी इतने $1 बिलियन रह गए और वहां मुआहदे हो गए, और मुआहदे इनको पता लग गए। यानी अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम तो बहुत चोरी छुपे होता है ना, तो ऐसे वो ओपन कर देंगे कि मुआहदे हर लोगों को पता लग जाए, और इतनी जल्दी मुआहदे हो जाते हैं और डिलीवरी शुरू होगी। अच्छा देखिए, थोड़ा सा ना हम लोगों को थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हुकूमतों के खिलाफ बिला सोचे समझे सोसाइटी में इस तरह की अफरा तफरी नहीं फैलानी चाहिए, ये भी गुनाह के ज़िम्मे में आती है जी, लेकिन हमारा काम है बस वो। और इमरान, अभी आपको भी बड़ा एतराज हो रहा है इमरान रियाज के अरेस्ट होने का। देखिए, ये यूट्यूब एतराज मुझे नहीं हो रहा, मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि साफियों को इस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्या रीजन है, आवाजें क्यों बंद की जा रही है? आप जैसे कह रही है मैं वैसे ही वैसे ही मैंने तो सिर्फ, आप तो मेरी चीज को कहते हैं कि आप ये कह रही है, मैं तो आप लोगों से सवाल कर रही होती हूँ। एक सेकंड, जी आप तब बुरा मनाया करें कि आपने एक बात की, चले मैंने आपकी बात से राइट, चले मैं बुरा नहीं मान रही, मेरे साथ ये भी है जाफरी साहब, इनका भी मैसेज है। जी जाफरी साहब बोले, आप भी सुन लें इनका मैसेज, फिर आपके साथ बात करती हूँ। ये अपना न्यू मैसेज आया मैं इमरान खान का, आपने सबने सुना होगा कि अब मुझे मेरी पार्टी को या मुझे दीवार पे लगाया जा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो मैं पर्दा जाहिर कर दूंगा। भाई मैं कह रहा हूँ पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो इमरान मर जाएगा। फौज वो इदारा है कि जिस वक्त चाहे, आज तो बच्चा बातें कर रहे हैं ना, वो गद्दार है, फौज गद्दार है, जनरल गद्दार है, वो जिस वक्त चाहे इसको पकड़ सकते हैं। इनको कोई भी बड़े से बड़ा सियासी लीडर है या बड़ा भी बड़ा इमरान खान हो, जरदारी हो, कोई भी जिस वक्त चाहे फौज आ सकती है। मेरे भाई, ये वो आदमी है कि इसको तो पाकिस्तान के जितने भी खुफिया राज है नहीं देने चाहिए। ये जाहिर कर देगा कि मेरे साथ ये हुआ था, मैंने कहोटे में ऐसा हमारा प्लांट है, ये है वो है, ये ऐसा आदमी है। इससे मुल्क को बचना चाहिए। खुदा के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये खतरनाक आदमी है। अब उठाए ना पर्दा उनका, तो क्या समझते हैं उनके पास पर्दे नहीं है इसके? उनके पास भी ये अभी 3-3.5 साल, समीना जी मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दें, काफी वेट किया है। 3.5 साल में ये तड़प रहा है, और जो पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म हुए हैं वो उनके साथ 10 साल जाने की है, कोड़े उन्होंने खाए, उसकी पार्टी ने, कत्ल वो हुए, अपना जगह जगह कोड़े खाए, और जुल्म जितना पीपल्स पार्टी पे हुआ है ना, इस पे तो हुआ ही नहीं। ना नून लीग पे इतना जुल्म हुआ है, ना इस पे पीटीआई पे हुआ है, लेकिन ये तड़फ रहा है जी, मुझे दीवार पे लगा रहा है, बड़ा जुल्म हुआ है जी। 25 मई को औरतों पे ये कर दिया, वो कर दिया, जितना जुल्म पीपल्स पार्टी पे है उन्होंने तो कभी आज तक नहीं कहा कि मेरे पास बड़े राज है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये राज आप ओपन करें, जिस वक्त चाहे बाजवा इसको पकड़ सकता है, लेकिन वो शराफत में खामोशी है उनकी के साथ मुझे नहीं कॉन्ट्रैक्ट करें आप। तो जब भी मैं आपको होल्ड पे रहें, जी बोले, जी बोले जी। सलाम वालेकुम सिस्टर, सबसे पहले आपको सब नाज़रीन को जी। ये अभी जाफरी साहब कह रहे हैं कि फौज वो इदारा है कि जब चाहे वो इमरान खान को खत्म कर दे, उल्टा लटका दे, फांसी चढ़ा दे, किसी को भी घसीट दे, किसी को भी, इमरान को नहीं, किसी को भी।
वो कह रहे हैं कि इमरान को नहीं, किसी को भी। मैं तो इमरान खान की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं है सिस्टर। मैंने आपके प्रोग्राम में आज से पहले भी बोला, मैं ऐसे पाकिस्तान पे लानत भेजता हूँ कि फौज किसके जिम्मे उसके अंडर में आती है। मेरा जाफरी साहब से सवाल है, ये फौज किसके अंडर में होती है? फौज के बाप का पाकिस्तान है? आइन क्या कहता है आपका कि फौज किसके अंडर में होती है? ये पाकिस्तान मुहाफिजों का, जो हमारे मुहाफिज हैं, ये पाकिस्तान उनकी है, किसी सियासतदान का पाकिस्तान नहीं है कि सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए आ जाए और वह कह रहे कि मेरे साथ बड़े जुल्म हो रहे हैं। जुल्म सजाद, बात सुने, एक सेकंड इनका नहीं, मैं इनको चुप किया, आप बोले, पहले आप बोल दें फिर मैं उनका मैसेज लूंगी, वो सुने गौर से। जी, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी सियासत, मैंने कब कहा कि इमरान खान का पाकिस्तान है? इन्होंने ये बात निकाली है कि जी फौज जो है जिसको चाहे वो लटका दे, जिसको चाहे घसीट दे, जिसको चाहे फांसी चढ़ा दे। तो मेरा मतलब ये है कि कहाँ गई जमहूरियत बिलावल भुट्टो की, कहाँ गई जमहूरियत शहबाज शरीफ की? कि मैंने इसी वजह से तो आपको कहता हूँ, ऐसे पाकिस्तान पे लानत भेजता हूँ मैं थूकता हूँ ऐसे पाकिस्तान के ऊपर जिसमें जमहूरियत ना हो, कि ये पाकिस्तान आजाद मुल्क बना था, ये इन्होंने गुलाम बना लिया है आपके फौजियों ने, आपके चोर सियासतदानों ने, कि ये अभी आगे बोल रहे हैं कि जी फौज जो है वो जिसको चाहे वो कर ले। ऐसे कैसे कर ले फौज? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस एक बात मैं कहूँगी, अभी सुनने में आया है किसी ने कहा है कि पाकिस्तान पे लानत है। इतने शर्म का मुकाम है, जो लानत भेज रहे हैं वो खुद भी पाकिस्तानी है। आप बाहर के चैनल्स देख लीजिए, वो कभी अपने मुल्क को लानतें नहीं दिया करते। शर्म का मुकाम है ये। मेरी दरख्वास्त है, अभी अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाए पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाए पाकिस्तान के लिए। खासकर आप लोग गुस्से में आ सकते हैं मगर पाकिस्तान पे लानत ना भेजें। पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, उसी की पहचान, उसी की शनाख्त आप लोग हैं। जो आप कहेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन से मुल्क से ताल्लुक है आपका, तो आप ये कहेंगे आप कौन से हैं, आपका क्या है, तो आपने यही बोलना है कि पाकिस्तान। तो आप अगर इस तरह की बात पाकिस्तान के लिए करते हैं तो आप एक पाकिस्तानी हैं, आपको फख्र होना चाहिए कि हम इतने अच्छे मुल्क के बाशिंदे हैं और आपकी पहचान पाकिस्तान है। हालांकि मैंने हमेशा कहा कि आप लोग बहुत अरसे से, लोग 50-50 साल से इस मुल्क में आए हुए हैं, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, मगर जब भी आपको पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी हैं। तो इस तरह अपने मुल्क के लिए इस तरह की बात ना यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वाकई में देखे, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी लेडीज देख रही होती है। जी मेरी बहन, मैंने क्या कहा? ऐसे पाकिस्तान नहीं, आप ये कहें कि पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आ सकती है? आप ऐसे नहीं कहेंगे पाकिस्तान के लिए आप लानत भेज रहे हैं। आप सोल्यूशन निकालें, आप बताएं कि पाकिस्तान, आप कहेंगे हमारे पाकिस्तान में ये काम सही नहीं हो रहा, हमारे पाकिस्तान में चाहिए किस तरह बेहतरी आए। अभी आई थी, इनसे बोले कि आंखें बंद करके जरा सोचे कि देखिए उन्होंने कहा कि नहीं, देखे वो इसलिए, देखे एक बात सुने, जब इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है ना, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो उन्होंने एक बात तो सुन ले, मेरी तो बात सुने प्लीज। इसलिए वो देखे, लोग देख रहे होते हैं, मगर जब इस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है तो बेचारे मैसेज देना चाहते हैं मगर नहीं आते, इसलिए नहीं आते। आंखें ना खोलें आप, ये ना ये सोचें कि लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है। मुझे बताइए, ये वो पाकिस्तान है? जी आप मुझे बताइए, ये भाई एक सेकंड रुकिएगा सिस्टर, मुझे आप ये बताइए, ये वो पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान नहीं है तो मगर अपने मुल्क के लिए आप ये तो बात कर सकते हैं कि भाई हमारे मुल्क में किस तरह बेहतरी आ सकती है। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए वो अपने काम करें, खामोश रहें। आप ये मैसेज देना कि फौज क्यों इन्वॉल्व होते हैं। जी मेरा आखिरी मैसेज है, जितने आपके कॉलर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जरा आंखें बंद करें और सोचें, ये पूरी दुनिया के डाकुओं के बाप हैं ये लोग, और ये हुक्मरान बने हुए हैं। और तो यही आप ये कहें ना, अरे इमरान रियाज को पकड़ के बंद कर दिया, एक वो जो सिंध का वो जो है अपना अली बादल शेख, उसको पकड़ के बंद। एक सेकंड हो गई। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कह सकता हूँ समीना, एक सेकंड अस्सलाम वालेकुम जी, 1 मिनट आपसे लेती हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बात कर सकता हूँ? जी बात करें, कौन बोल रहा है? मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ। असल में वो भाई का मकसद ये था कि ऐसे निजाम पे ये बुरी बात है, और ज़ाहिर पाकिस्तान पे तो अब बिरादरी कह सकते हैं, हमारा प्यारा मुल्क है, मगर उसका जो निजाम है और इस निजाम में जो खास तौर पे ये जो हमारे जो ये अस्करी क़यादत है, ये कायदे आज़म से लेके, और ये जब भी इनका दौर आया है तो इन्होंने जो है ना हमेशा मदाखलत की है, और हमेशा
जब पता चल रहा है कि पब्लिक पॉलिटिशियंस में पॉलिटिशियन मकबूल हो रहे हैं, जी, तो ये जो है ना आके उसमें जो है ना मजाक करते हैं और इसलिए वो पकड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, कमजोर कर देते हैं। तो ये है कि निजाम को सही करना चाहिए और एजेंसी वालों को थोड़ा होश के नाखून लेना चाहिए कि जो पब्लिक जिसको सपोर्ट करती है उसकी ये सपोर्ट करें। ये तो अंडर जो है ना ये मुलाजिम है, ये कौन से ताकतवर हल्के क्या है, ये तो हमारे मुलाजिम है, ये हमारे सरहदों के रखवाले हैं। तो इनको चाहिए कि पाकिस्तान की हिफाजत करें, ये नहीं कि निजाम को खत्म करके और ये अपनी जो है ना चौधरात काम रखें। तो इसीलिए कि ये फौजी है जो भी है, ये जो भी करें ये गलत करें, इनको पाकिस्तान के जो है ना उसका निजाम के उसकी सपोर्ट करें, न ये कि अपनी चौधरा चलाएं और अपनी ताकत को जो है ना मिसयूज करें। और इनको कहो जाओ जाके सरहदों पे लड़ो, या अपनी जो कुर्बानियां जो आपके जो नीचे जवान देते हैं वो तो, मगर ये बड़े जो जनरल हैं खा पी के भाग जाते हैं और जाके बाहर मुल्कों में वही नवाज शरीफ और जरदारी की तरह प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो ये कहाँ से इनमें शराफत है या कौन सी इसमें इनमें इंसाफ है? इनको सही होना चाहिए और निजाम सही निजाम जो है उसके लिए जो है पाकिस्तान का जो मकाम है उसको देखना चाहिए। तो पाकिस्तान का नाम भी इन्हीं फौजियों जो ये चंद है जो टोला है जो ये जनरलों का, सब बुरे नहीं है, मगर एक को 3 साल एक्सटेंशन किसी को भी मिलती है तो वो चिपक जाता है, वो जाता ही नहीं है। 3-4 जनरल है देखो 10 साल 5 साल 8 साल 11 साल, तो ये अपना टाइम दें और दूसरे को आने दें। इनमें कौन सी मेरिट है? इनमें भी वही है कि ताकत जिसकी है वो अपने आप को पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल करके उनके जो है ना फाइलें दिखा के उनसे अपने एक्सटेंशन कर लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ कॉलर में आपका मैसेज आ गया, चलें जी बोलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बोले विंसर भाई जी, मैं जी बोले। साजिद भाई की कॉल के बाद एक मोहतरमा की कॉल आई थी जी, वो मोहतरमा जो भी हैं वो अपनी जगह पर सही हैं, वो सही बोल रही हैं, लेकिन अगर दूसरे एंगल से आप साजिद की कॉल को सुने तो साजिद गलत नहीं कह रहा है। उसका रीजन ये है कि मैं 80s के दौर में मुल्क से बाहर चला गया जी, बहुत सारे ममालिक में काम किया। आप यकीन जानिए कि जैसे ही हमारा पासपोर्ट देखते हैं, ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं, तो लोगों के मुंह से पहला अल्फाज जो निकलता है वो ये आता है कि चोर निकल आए, चोर आ गए। ये हमारी इज्जत है, हमारे पासपोर्ट को देख के लोग ये बोलते हैं जी। जितनी अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक में हमारे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जब हम लोगों को देखते हैं तो वो हमारे लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैं माजरत के साथ, वो मोहतरमा अगर सुन रही होंगी तो उनको अंदाजा होगा कि किस किस्म के हालात हम बाहर के ममालिक में देख कर आए। पहला लफ्ज वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए लोग बोलते हैं कुल्ले शरम, ये हमारे लिए वो अरब ममालिक के लोग बोलते हैं जब उनको पता चलता है हम पाकिस्तानी हैं। तो इंडियंस के लिए वो इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात हो जाती है। तो जो लोग इस किस्म के हालात, मुझे नहीं पता साजिद बेचारे ने कौन कौन से हालात देखे हैं, क्या क्या बातें क्या क्या उसने फेस किया है, तो वो तंग आकर के फिर लोग बोलते हैं क्या ऐसे पाकिस्तान पर हालत देखते हैं। उसका मकसद जो है वो जो पाकिस्तान के अवाम है उन पर नहीं है, लेकिन जो हालात पाकिस्तान में बन चुके हैं उन पर वो बेचारा बोलता है। तो हम लोग तो समझते हैं कि उसका मकसद क्या है, वो किस एंगल से बात कर रहा है, लेकिन वो सबको नहीं बोल रहा होता। उसका मकसद ये होता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट या जो भी उसके करते धरते हैं, जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने हमारा माहौल ऐसा बना दिया है, उन्होंने बातें ऐसी की हैं दूसरे ममालिक में जाकर। हाँ, एक वक्त था 1984-85 की दहाई में जब बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान से जापान गए, बहुत ज्यादा पैसा कमा कर लाए पाकिस्तान का, में उन लोगों का बहुत हाथ है जो वो पैसा कमाते हैं। बात है जो भी आप जरे मुआवजा बाहर से कमाते हैं आपको पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ के लोग इतने शरीफ और इतने अच्छे हैं कि वो अंधाधुंध जो है लोगों पर उनकी बातें सुन करके उन पर एतबार करते थे। और हमारे लोग जो है वो तो चैंपियन है झूठ बोलने में, बेवकूफ बनाने में तो दुनिया को चैंपियन है। उन्होंने जाकर के वहां पर लड़कियों से जो ज़नाकारियां की हैं, अब मैं आपको बता नहीं सकता, वो सबको पता है। मर्द जितने हैं पाकिस्तानी जो बाहर रहे हैं ममालिक में, उनको सबको पता है जी। अब वक्त आ गया कि वो लोग भी हमारे पे भरोसा नहीं करते, तो हम जैसे काम करते हैं ना, फिर वो वैसा ही हमको फेस करना पड़ता है। तो वो साजिद इन वजूहात की बिना पर बोलता है, मैं साजिद को गलत नहीं कहता। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। फिर भी मैं बात करूंगा आपसे। जी हेलो जी बोलिए।
क्या मेरी बारी है? आपकी बारी है, हाँ जी। तो लगता है आपने वो क्या कहते हैं CBC से हम पर पाबंदी लगवा दी, बोलने ही नहीं दे रही हैं। नहीं, अरे मैंने तो एक दो कॉलर और थे, वो चले गए, ड्रॉप हो गए, इसलिए कि उनको बोलने नहीं का मौका नहीं मिला। आप लोगों को तो बोलने का मौका मिला। जी जी जी। ये तो पहले वो जो साहब थे जिनका मैं आपसे कर रहा था, तो आप जिक्र कर रहे थे, हाँ बीच में रोक दिया, हाँ बोलिए। वो जिन्होंने आपको कहा जी चोरी चकारी और वो, आप देखें ये आप इतनी पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है वरना कोई नहीं। एक तो ये लोगों का कॉन्सेप्ट पता नहीं कैसे डेवलप हो गया और क्या उसने पोलराइजेशन सोसाइटी में क्रिएट की है कि बस उसके अलावा बाकी सब चोर डाकू हैं। और देखें ये जो अभी ये बहस चल रही है ना पाकिस्तान पे लानत भेजने वाली जी, ये इमरान की तरबियत है। इससे पहले आप मुझे बताएं कि इस तरह सरेआम लोग बोलते थे। ये तरबियत इसलिए है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी अगर इनको हुकूमत में लाना था तो इससे बेहतर आप एटम बम मार देते। अब ये बात मैं पल्ले से नहीं कह रहा हूँ, इस पर कोई भी मतलब रिकॉर्ड पर मौजूद है, ये मैंने नहीं कही, ये इमरान खान साहब ने कही है। अब देखिए मैं ये उनकी तरबियत है। ये मैं जिस दिन से आपके प्रोग्राम में जो है मेरे साथ ही रहे, हाँ मैं पार्टिसिपेट करें, मैं एक कोई बोलने दूंगी। जी बोले जी। एक मिनट आप चुप रहे, इनकी सुन लें, इनका मैसेज पूरा ले लूं फिर आपसे। जी मैं हमेशा से आपके जो नाज़रीन है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें अपने सियासतदानों को इज्जत दें। अगर वाकई आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, पीछे रहेगा, वो पाबंद हो आपके हक में वक्त की प्राइम मिनिस्टर की और सेक्रेटरी डिफेंस की, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अभी तक नहीं समझ आई, देखें आज अगर इमरान राज का आप लोगों को तकलीफ हो रही है, आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब हामिद मीर को गोली मारी गई? किसने आवाज उठाई? लोग खुशियां बजा रहे थे उस वक्त। और ये YouTube के साथियों की देखें ना, ये तो इस तरह की बातें इसलिए करते हैं कि अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये अरेस्ट हुए हैं तो जिस किसी बात पर हुए ना, ये ना पैमरा के अंडर आते हैं। देखे ना आप हैं, आपने टीवी चैनल बनाया हुआ है ना, आप किसी इदारे के अंडर आती ही नहीं आती, आप पर रिस्ट्रिक्शन है नहीं, रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करती हैं। यूट्यूबर साथी का क्या, वो एक चैनल बंद करके दूसरा खोल लेता है और जो मर्जी जिसको मर्जी कहता फिर है। ऐसे लोग आते हैं जिन्हें ढंग से अपनी मादरी लैंग्वेज, यानी मादरी से मुराद मैं उर्दू को नहीं कह रहा, जो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो भी नहीं ढंग से बोल सकते, वो यूट्यूब के एंकर बने और ऐसी खबर देते हैं कि खबर वाले को खुद नहीं पता होता। जैसे आपके बारे में कोई खबर दे, वो आपको खुद नहीं पता होगी, वो एंकर आपके बारे में बात। वैसे आप ये सही करें, मैं आपकी इस बात से बहुत ज्यादा एग्री करूंगी कि वाकई में यकीन करें यही चीजें चल रही हैं। हाँ आपको भी जवाब, एक मिनट आप रुक जाए, जाफरी साहब का जवाब ले लूं फिर मैं आपका लेती हूँ, आप मेरे साथ रहे। बड़ी मेहरबानी। इंडिया में कितना मुसलमान बस रहा है, इंडिया के ऊपर मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। आज तक किसी इंडियन मुसलमान ने ये नहीं कहा कि ऐसे इंडिया पे लानत, आज तक सुना किसी ने? तो मुझे बता दें। लेकिन ये सजाद भाई, उम्रे का नाम तो उम्रा ही है ना, अगर कोई भी करे ऐसे उम्रे पे लानत, ऐसे पाकिस्तान पे लानत, तौबा नौज बिल्ला। इसको जरा सजाद भाई को ख्याल करना चाहिए, ऐसे लफ्ज ना बोला करें इमरान के प्यार में या इमरान के इश्क में, ऐसा ना अपना दिमाग पूरा हाजिर नाजर रख के तो बात किया करे। थैंक यू सो मच। जी सर जवाब दे दूं? अब आप जवाब दे दें बिल्कुल सही तरीके से, सबको आराम से, तसल्ली से, जज्बाती ना हो। जी देखिए सर, सबसे पहले तो मैं दिलसर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मेरी मतलब समझ गया, मेरा मतलब क्या है। जी सर ये तकरार प्रोग्राम माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों का प्रोग्राम है, जो सियासत समझते हैं, जिनको समझ में आती है, वो इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो जो मेरा मतलब था वो विंसर भाई समझ गए। तो सर देखिए, बात मेरा कहने का ये मतलब है, अभी ये भाई आए जो भी अपना जाफरी साहब से पहले थे, कह रहे हैं कि जी इमरान रियाज जो है वो यूट्यूब का एंकर है, और आपने उस बात पे एग्री भी किया। नहीं मैंने उस बात पे एग्री नहीं किया। मैंने देखे इस बात पर एग्री किया जो उन्होंने बात की कि ये जो यूट्यूबर होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी बात जो हकीकत में नहीं होती, जैसे आपके बारे में भी कोई भी झूठी कहानी लेके बैठ जाए और बता देंगे, उसके बाद वो चैनल बंद हुआ दूसरा चैनल बना लेंगे। मैंने इस बात पे एग्री की है, और ये बिल्कुल हकीकत है, ये सच है। मैं आपको बता रहा हूँ इमरान रियाज कौन है। इमरान रियाज ने 15 साल समा में काम किया, राइट, वो समा का एंकर था, मुझे भी पता है। जी। समा चैनल खरीदा, इमरान खान की छुट्टी कर दी इमरान रियाज की। एक तो ये बात हो गई। अरशद शरीफ को आप देख लीजिए, उसका एक भाई फौज में, उसके बाप की जब डेथ हुई है उसका भाई रास्ते से आ रहा था, सही है, मेजर था उसका भाई, उसको तालिबान वालों ने उसकी गाड़ी बम से उड़ा दी। तो इन लोगों ने पाकिस्तान फौज के लिए, मतलब ये सिस्टर पहले बैकग्राउंड आदमी पता करके आए, फिर
के बात करें कि ये एंकरों के पीछे जो लगी हुई है, तो ये अरशद शरीफ भी एक शरीफ आदमी है, उसकी भी FIR कट गई है। तो मेरी बहन, मैं आपको पता हो या ना पता हो, मेरे नाना जो थे उनका नाम था AT नकवी। जब पाकिस्तान बना है तो वो पहले कमिश्नर कराची थे, AT नकवी, जो आपका लियाकताबाद, नाजमाबाद, ये सब कुछ उनके हाथ का बना हुआ है। आज उनको मरे हुए तकरीबन 40 साल हो चुके हैं, सही है। तो आज भी लोग उनको, अगर कोई जानता है तो उनकी तारीफ ही करता है। मैं अपने नाना की तारीफ मैं अपने मुंह से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। हमारे जो इससे पहले 4 वजीर आजम आए, यानी 4 दफा के वजीर आजम, आप मुझे बता दें कि उसमें क्या है, 50-50 है कि 50% लोग गालियां दे रहे हैं, 50% लोग जो है उनको अच्छा कह रहे हैं। जो लोग अच्छा कह रहे हैं ना सिस्टर, वो सब मफाद परस्त लोग हैं। गरीब के लिए मेरा मतलब है पाकिस्तान के गरीबों का सोचना, कि अगर आप एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं सिस्टर, अगर आप इंसाफ करने वाले हो, अगर आपको अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो जो चोर हो उसको आप बोलो हाँ जी ये चोर है, जो सही आदमी हो आप उसको आप बोलो सही है। शब्बर जैदी ने देखे पाकिस्तान के लिए आए खिदमत करने, उन्होंने 3 महीने में मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, यहाँ पे सब करप्शन है। देखिए वरना वो क्या नहीं कर सकते थे, कितना पैसा चाहते बना लेते। मगर सिस्टर दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं होता, इज्जत भी कोई चीज होती है, और इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। तो मेरा इस पे ये मतलब था कहने का कि ऐसे पाकिस्तान पे कायदे आजम ने हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं दिया था। कायदे आजम तो बहुत प्यारा, कितनी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मिला, कितनी मोहब्बत, भाई नाम तो पाकिस्तान ही है ना, पाकिस्तान ही है ना, नाम तो पाकिस्तान है, 14 अगस्त आने वाला है जी, नाम चेंज कर ले, नाम तो पाकिस्तान ही है ना। पाकिस्तान कितनी मोहब्बतों से मिला है, कितनी मेहनत से मिला है, कितनी कुर्बानियां दी गई। मेरा मतलब है ऐसा पाकिस्तान जिसमें कोई कानून ना हो, जिसमें इंसाफ ना हो, जिसमें गरीब मर रहा हो। अभी आपने बोला चोर को चोर कहे, अगर इमरान के सुन ले, अगर इमरान के 22-24 बंदों ने कहा कि तू गलत है, तो वो कहता है मुझे छोड़ के जाओगे, तुम गद्दार हो, तुम ये हो, घरों में आप स्कूल, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आप किसी शादी अटेंड कर सकते। अगर गलत को गलत कहा है तो फिर कहना चाहिए ना, फिर आप भी उसका साथ दें। आप नाना साथ गए। इमरान खान ने क्या गलत काम किया? अब एक करप्शन बता दे मेरे को, एक करप्शन बता दे। मैं 25 मेंबर उसके 24-25 मेंबर उसके कह रहे हैं कि तू ये गलत कर रहा है। एक करप्शन बता दे इमरान खान की, सिर्फ एक करप्शन। फिर वही बात करप्शन, ओ मेरे भाई बार करप्शन दिखा दे, करप्शन अभी 3.5 साल में तड़प रहा है। बात सुने, पीपल्स पार्टी, आगे भी मैंने बताया पीपल्स पार्टी कैसी है, जिसके साथ 10 साल जुल्म हुआ है। उन्होंने ऐसे लफ्ज नहीं बोले जो इमरान 3 साल रह के गया हुकूमत में और इतना कुछ कह रहा है, इतना उसका मुंह आज खुल रहा है, पर्दा उठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पीपल्स पार्टी के साथ थोड़े जुल्म हुए हैं। आपके आधे घंटे पहले आपने कहा कि फौज जो है जब चाहे रगड़ दे इमरान खान को, रगड़ दे फिर इमरान खान को। नहीं है आपके पास इख्तियारात है, उनके पास है इख्तियारात। अमेरिका की गुलाम है मेरे भाई, आपकी फौज भी अमेरिका की गुलाम है। मसला ये है अमेरिका, फिर माफी ना मांगो अमेरिका से, ना मांगो माफी मांगी जाफरी भाई, किसने कह दिया आपकी वो? ये आपके लीडर है, आपका लीडर पाँव पकड़ रहा है, अब अमेरिका के पाँव पकड़ रहा है कि मुझे माफ कर दो। मरियम बीबी ने अगर ये बात कह दी तो आपने उस पर यकीन कर लिया। जो लाखों का मजमा इमरान खान के साथ है, हम तो उसको देखते हैं कि एक आदमी पागल हो, 2 पागल हो, पूरी अवाम उसके साथ निकली हुई है, तो सब पागल थोड़ी हो सकते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई जब लीडर ही पागल हो तो उसको मानने वाले भी तो पागल ही होंगे ना। एक बात भी उसकी अच्छी बात मुझे बता दे कि इसने ये अच्छी बात की है, वो लीडर ही पागल है। चुपचाप खामोश बैठे जी। बोलिए। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, सॉरी मैंने म्यूट लगा दिया था। जी, हेलो जी, सुन रहे थे सारी कहानी आप भी जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी, ये मोहतरम अभी जो शब्बर जैदी साहब की तारीफ कर रहे थे जी, 3 महीने के लिए आए शब्बर जैदी साहब और चले गए जी। शब्बर जैदी साहब ने इसलिए नहीं इस्तीफा दिया, शब्बर जैदी साहब ने इस्तीफा इसलिए दिया है कि एक तो पहले शब्बर जैदी साहब की आप रेपुटेशन पता कर लें क्या है। वो कराची बिजनेस कम्युनिटी में सबसे बड़े नौसरबाज उनकी वो कंपनी है जो लोगों को टैक्स चोरी करने के तरीके बताती है कराची में। अच्छा, ये शब्बर जैदी साहब की वो है रेपुटेशन है कराची में बिजनेस कम्युनिटी में, जिसने अपना टैक्स बचाना है और व्हाइट कॉलर क्राइम करना है, शब्बर जैदी की कंपनी उसका ऑडिट करती है और उसकी अकाउंटेंट होती है।
अच्छा, अब शब्बर जैदी साहब ने जो इस्तीफा दिया ना, वो इसलिए नहीं दिया कि वो बड़े पाक साफ आदमी है। असल इस्तीफा देने की वजह ये थी कि वो मतलब है जब मतलब है किसी का कोई कानून बनाना चाहते, किसी पे हाथ रखते थे, इमरान खान साहब कहते थे इसको छोड़ दे। ये शब्बर जैदी साहब के लफ्ज मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये शब्बर जैदी साहब ने खुद मीडिया पर बैठ के बातें बताई हैं। ठीक है, फिर उन्होंने खान साहब को कहा कि जब आप नहीं बचाने हैं, क्योंकि वो शब्बर जैदी साहब के पैसे नहीं बन रहे थे, वो जिस पर हाथ रखते थे इमरान साहब उसकी सिफारिश करने आ जाते थे। अच्छा, अब ये जो मोहतरम है, ये यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शब्बर जैदी के पैसे नहीं बनते थे, जिसकी वजह से जो है ना इमरान खान उनको बोलते थे इससे थोड़ा इधर उधर कर दें, इधर उधर कर दें। नहीं, इधर उधर नहीं, आपके लफ्ज ही को मैं दोबारा चाड़ रही हूँ, लोगों को पता चले, करेक्शन कर देता हूँ या मजीद उनको जो है उसकी तशरीह कर देता हूँ। पैसे बनाने से मुराद ये है कि शब्बर जैदी साहब को तो पता था ना कौन चोर है जी, चले यूं कर लेते हैं। ठीक है, तो शब्बर जैदी साहब जी 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 तो खान साहब उसकी सिफारिश में आ जाते थे। अच्छा, अब इस टॉपिक को छोड़ के उन्होंने अभी कहा ये इनसे जाफरी साहब से कि खान साहब की एक करप्शन बता दें। हाँ जी, पहले तो हमें तय करना पड़ेगा कि करप्शन का क्राइटेरिया क्या है। करप्शन सिर्फ क्या यही होती है कि आपने पैसे बना लिए? इसके अलावा भी करप्शन होती है। आपने ओहदे से बददियानती करना भी करप्शन में आता है। ठीक है, करप्शन ये भी होती है कि आरिफ नकवी पर जब मुकदमे खोले गए तो खान साहब ने मना कर दिया जी ये तो मेरा डॉलर है। ठीक है, और आरिफ नकवी को फिर जाए अमेरिका में भी बचाए, आज वो वहां मैनहट्टन की कोर्ट में बैठा हुआ है उनकी डिटेंशन में। तो ये देखें, ये खान साहब पर को इस तरह पाक साफ करने की कोशिश ना की जाए कि वो उन्होंने करप्शन नहीं की। खान साहब मतलब है पूरे करप्शन में इन्वॉल्व है। खान साहब के असासे बढ़ गए। ठीक है, घड़ी से वो पैसे लिए बगैर बेचते रहे, फिर जाके मर्जी के पैसे जमा कराते रहे। तो अब हम आते हैं, तो यानी कि आप ये करप्शन बता रहे हैं कि तोशा खाना से जो घड़ियां उन्होंने चोरी की और घड़ियां सेल की, और भी करप्शन है, अभी आ रही है ना। अभी कुछ देखें, ये झूठी करप्शन नहीं बनानी ना अभी, क्योंकि नैब के कानून में भी चेंजेस कर दिए ना। जी 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 जी, आपके पास जब तक प्रूफ नहीं है आप किसी को चार्ज ना करें। तो अब हुकूमत जो है वो बना रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग जल्दी में क्यों है? थोड़ा इंतजार करें, खान साहब पर बनेंगे। अभी भी खान साहब पे वो देखे ना, इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे अभी इश्यूज चल रहे हैं, वो उनका जो फैसला महफूज हो गया। तो जल्दी ना करें, अभी जल्दी ना करें। चले कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चीजें आएंगी, जल्दी ना करें, आराम से बैठे और देखें इनके ऊपर भी। तो क्या यानी कि मुल्क इस तरह चलते रहेंगे कि एक दूसरे के ऊपर बस इल्जाम लगाते रहे? मुल्क खान साहब हुकूमत से चले गए तो आज सारों को मुल्क चलाना याद आ गया। नहीं, पहले भी हम यही बातें करते थे, पहले भी यही करते थे कि वज़ीर इमरान खान को चाहिए। मेरी अर्थ सुने, जब नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, तो यही पीटीआई वाले और ये तमाम मीडिया उनका मजाक जी जी जी। तो देखें, ये तब भी एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला ना। नवाज शरीफ शराफत से कहते रहे कि यह भी एस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में रहे। इमरान खान साहब नंगे हो गए, बस सिर्फ फर्क इतना। चले एक सेकंड के लिए इनकी बात सुन लें। जी हेलो जी सर, 20 सेकंड का मैसेज है। पहले ये फैसला कर लें कि शब्बर जैदी चोर है या एक इंसाफ पसंद आदमी है। अभी इन्होंने पहले कहा कि उसकी वो कंपनी है कि शब्बर जैदी जो चोरों को बताती है कि किस तरह चोरी करी जाए, किस तरह ना जी। उन्होंने यही कहा कि इसी वजह से इमरान खान जिसको भी वो पकड़ते थे, इमरान खान उनको कहते थे चोरों को पकड़ने निकले तो इमरान खान सिफारिश कर दिया करते थे। सिस्टर शब्बर जैदी वो शख्स है कि जिसकी परमिशन के बगैर बजट नहीं आता। वो वो समझे टाई कौन है अपना मैशियत का, कि वो पूरी पाकिस्तान की मैशियत को समझता है, उसका नाम है शब्बर जैदी। फिर उन्होंने बात करी करप्शन की, कह रहे करप्शन क्या होती। मैंने आपसे कहा ना सिस्टर, आप 3-4 दफा आपके प्रोग्रामों में पहले भी कह चुका हूँ, एक करप्शन ये बता नहीं सकते। बताया तोशा खाने की घड़ियां, तोशा खाने की घड़ियां, जो अभी इनका पूरा खानदान गया था, बिलावल पता नहीं कौन जिसमें बस ड्राइवर ट्रक ड्राइवर सारे गए थे। अभी उम्रे पे जब गए थे तब इनको घड़ियां मिली थी, जब इनको हार मिले थे पूरी कप इनकी कैबिनेट को। तो मरियम औरंगजेब से पूछा गया हिसाब, कहेंगे कौन सा हिसाब, हम हिसाब नहीं देंगे। फजलुर रहमान से पूछा गया हिसाब, उन्होंने कहा हम हिसाब नहीं देंगे। तो फिर उन पे भी आ जाओ। उनका वही मैंने आपसे कहा ना सिस्टर के ये प्रोग्राम है पढ़े लिखों का। तकरार प्रोग्राम का नाम ही तर्जुमा करेंगे उसका आएगा पढ़े लिखे जो कॉलर है आपके, वही समझ सकते हैं इस प्रोग्राम को। जिंदर भाई जैसे लोग समझ सकते हैं कि मेरा मतलब क्या है कहने का। तो मेरी बहन कहने का मतलब बॉटम लाइन ये है कि इमरान खान की कोई करप्शन इनके पास नहीं है। अब हुकूमत जो भी फैसले कर रही है वो इमरान खान के नक्शे कदम पे चलती हुई कर रही है।
और ना हमारा इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, क्योंकि इमरान खान ने सिर्फ एक बात बोल दी है कि हमें गुलामी मंजूर नहीं है, मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है, मैं गुलामी मंजूर नहीं करूंगा, ना अपनी अवाम की। सिंपली उसने एक उसका यही नारा है सिस्टर। तो ये जो है लोगों को गुलामी पसंद है अमेरिका की, तो भाई तो बिस्मिल्लाह ये है। जी जनाब, जी विंसर भाई क्या कहेंगे आप? जी हेलो, वालेकुम सलाम जी। देखिए, ये तो साजिद भाई की मैं इस बात से ना इत्तेफाक हूँ, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि हम अमेरिका गुलामी कर रहे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडिया के लोगों से बात करें, मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वहां पर बहुत सारे ममालिक के लोग काम करते हैं, तो मेरी सबसे बातचीत होती है। इंडिया जिस दिन से आजाद हुआ, एक दिन छोटा है इंडिया हमसे, जिस दिन से इंडिया आजाद हुआ है वो उसकी दोस्ती जो थी वो रशिया के साथ है, सारी दुनिया जानती है। उन लोगों ने कभी रशिया के खिलाफ उनको बोलते हुए आप नहीं सुनोगे। इंडिया के लोग कहते हैं आपका पाकिस्तान जो जिंदा है वो जिंदा ही सिर्फ अमेरिका की वजह से, अमेरिका ने उसको जिंदा रखा। ये एक हकीकत है, चाहे पाकिस्तान के अवाम इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये एक हकीकत है। अफगानिस्तान के लोगों से बात करें, वो छोटे हम लोगों को, पाकिस्तानियों को क्या कहते हैं, मैं पहले भी इस चैनल पे बोल चुका हूँ कि वो जब उनको पता चलता है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो छूटते उनके मुंह से लफ्ज जो निकलता है वो ये निकलता है कि एनिमीज, यू गाइस आर आवर एनिमीज। अब वो जो बातें बताते हैं, जो वो दलाइलें देते हैं, वो अगर उनको गौर से सुनो, ठंडे दिल से सोचो, तो ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पर सही। खैर मैं बहस में नहीं जाना चाहता, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। उनसे बात करो तो वो ये कहते हैं तुम लोग जिंदा सिर्फ अमेरिका की वजह से हो, क्योंकि पहले दिन से अमेरिका तुम लोगों को सपोर्ट कर रहा था, खिला रहा था, पिला रहा था, उसने इतना असला दिया, उसने ये दिया, वो दिया, वगैरह वगैरह, आप उसके बगैर चल नहीं सकते। ठीक है भाई, अगर हमने अमेरिका के साथ दोस्ती की या हमारे लीडरान ने जब पाकिस्तान बना उनसे दोस्ती की, तो भाई किसी से दोस्ती करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुमने भी तो, इंडिया को तो हम फौरन कहते हैं कि भाई तुमने भी तो रशिया से दोस्ती कर रखी है। आप अरब ममालिक को देख लें, ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक हकीकत बता रहा हूँ। अरब ममालिक को देख लें, उनके पास बेचारों के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ तेल उनके पास था, वो एक काला सा गारा, जो वो काले गारे का इस्तेमाल भी नहीं उनको पता था कि ये है क्या, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको साफ कैसे करना है। हाँ, इतना पाकिस्तानी खिलाफ बोलते हैं कि देखो जी वो उनका तेल लेके जाते हैं। भाई उन्होंने पैसा लगाया, उनसे मुआहिदा किया, पैसा लगाया, ऑयल निकाला, सब कुछ किया, उनसे मुआहिदा उनका कि हम 48% हम लेंगे, 50%, 52% तुमको देंगे, उन्होंने दस्तखत किया। आज वो 48% इनको देने के बाद आज दुनिया के वो अमीर तरीन ममालिक में से एक हैं। हम कहाँ पर हैं? ठीक है, बदौलत अमेरिका के। वेरी गुड, वेरी गुड। जाहिर वो कितना भी अमेरिका के खिलाफ बोलें या कुछ बोलें, लेकिन अंदर से वो उनके साथ हैं। उनको पता है कि हम उनके बगैर नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे अपने ही मुस्लिम कुछ ममालिक ऐसे हैं जो उनके अगेंस्ट हैं, वो किसी भी वक्त साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? इन्होंने ही प्रोटेक्ट करना। खैर मैं उस डिटेल में भी नहीं जा रहा। बात यह है कि आप या तो किसी से दोस्ती ना करें, आप खुला बोलें कि भाई हम नहीं करते, ठीक है जी। जैसे इन्होंने अभी जो है, क्या उसका नाम है, ईरान ने बोला, इन्होंने बोला जी हम पाबंदी हटाते हैं, तुम ऑयल हमको दो। उन्होंने बोला नहीं, जब हमको जरूरत थी, जब तुमको नहीं चाहिए था, हम नहीं देते। तो भाई आप अपने अंदर इतनी फिर सलाहियतें पैदा करें ना कि आप ये जवाब दें जी। पाकिस्तान ने उनसे ऑयल मांगा रशिया से कि जी आप हमको दो, उन्होंने बोला नहीं देंगे हम तुम्हारे को, तुमने कौन सा हमारा साथ दिया था? इंडिया ने, देखिए उन्होंने इंडिया को बोला, अमेरिका ने, कि आप रशिया से ऑयल लेना बंद कर दो, क्योंकि हम उन पे पाबंदियां लगा रहे हैं, हमारी जंग चल रही है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। इंडिया ने सीधा सीधा अमेरिका को जवाब दिया, बोला मैं बिल्कुल ऑयल उनसे लेता हूँ और उनसे लेता रहूंगा, क्योंकि वो हमको कम कीमत पर देता है। जिस दिन से इंडिया आजाद हुआ है हमारी दोस्ती उनके साथ है, हम अपनी दोस्ती तुम्हारे कहने पे क्यों खराब करें? तो देखिए बात यह है कि इंसान उस वक्त बात करता है जब उसमें भी दमखम हो। अब वेरी गुड नहीं है, मजबूरी है। भाई मैं आपकी बात का जवाब दे दूं सर? जी सर मेरी बात, अच्छा चलें आप दे दें, मैं दोबारा बात कर लूंगा, बोलिए। अच्छा बिल्कुल भाई, देखिए बात दरअसल ये है, ये जब से मैं भी 50 साल का हो गया हूँ, जब से होश संभाला है, मैंने हमेशा यही सुना है कि अमेरिका लेके आ रहा है बेनजीर को, अमेरिका लेके आ रहा है नवाज शरीफ को, अमेरिका लेके आ रहा है बेनजीर को, अमेरिका लेके आ रहा है नवाज शरीफ को। एक आदमी
पाकिस्तान के लिए उठा। अभी आप कह रहे हैं अमेरिका लेकर आ रहे हैं, अमेरिका जब तो कहते थे एस्टैब्लिशमेंट। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। एक आदमी इमरान खान वाला नाम वाला आदमी एक उठा, उसने कहा कि भाई ये क्या चक्कर पाला हुआ है, हमारा मुल्क खुद क्यों नहीं खुद कफील होता। उसने पाकिस्तान की यानी अवाम को उठाया कि भाई मेहनत करो, हम खुद अपने पांव पे खड़ा होने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी खुद बने, अमेरिका ना बनाए। तो महेंद्र भाई इसमें क्या कसूर है? आप उसको देख लिए, इराक का इस अमेरिका ने क्या हशर किया कि जी इराक ने आइटम बम बनाया हुआ है। मैं सद्दाम हुसैन का सिस्टर फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आई हेट सद्दाम हुसैन, मगर जो वहां पे इन्होंने जो जंग करी, इन्होंने क्या कहा कि जी इन्होंने इनके पास आईटीबी वो है, प्लांट है, वॉट एवर यू कैन कॉल, सही है। वहां पे जब इन्होंने जंग करी कुछ भी बरामद नहीं हुआ, पूरा इराक इन्होंने खत्म कर दिया। उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? डिक चैनी को, कि जो डिक चैनी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस जमाने में, सही है। पूरा इराक उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, पैसा बनाया तब आके। तो बहन, अगर एक आदमी ये नारा, वो ये कह रहा है मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, जी 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 सज्जाद भाई पहले अपने मुल्क की हालात ठीक करेगा, पहले अपने मुल्क की हालात ठीक करेगा तो फिर अमेरिका से पंगा लेगा ना। एक आदमी ये कहना चाह रहा है कि हमारे मुल्क की खाजा पॉलिसी खुद हम बनाए, पाकिस्तान खुद बनाए, पाकिस्तान की अवाम बनाए, तो इसमें इमरान खान का मुझे आप कसूर बता दें क्या है? मेरा ये सवाल है, आप विंदर भाई आपसे मुझे बता दें सर, इसमें इमरान खान का कसूर क्या है? प्लीज आप कॉल करके मुझे जवाब दे दें। जी मैं बोलता हूँ, अब जी बोले, मैंने आप बात सुनी, अब आप मेरी भी बात सुने। देखिए पॉलिसीज जो है वो कौन बनाता है वो आपको पता है। ये इमरान खान ने ये जो नारा लगाया, जो बार बार आप इमरान खान के बारे में बात करते हैं, ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए नारा लगाया है। ये आपको भी पता है बहुत अच्छी तरह से, मुझे भी पता है। लेकिन अगर वो हम बात एक ही करते रहे जी मुर्गे की, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने नारा इसलिए लगाया कि वोट हासिल करने के लिए लगाया, वो आपको अपने साथ जोड़ने के लिए लगाया है। जो नारा लगाया कि मैं पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाऊंगा, मदीना, ये साजिद के अल्फाज हैं, मैं साजिद के अल्फाज दोहरा रहा हूँ। साजिद भाई मैं आपके अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि इमरान खान क्या है, इमरान खान का बाप भी पाकिस्तान को मदीना की रियासत नहीं बना सकता, ये आपने कहा था, ठीक है, इसी पूर्व हम चैनल पे आपने कहा था। बिल्कुल मैंने तो देखिए बात ये है कि मदीना की रियासत के जो लोग हैं ना, वो मदीना की रियासत को मदीना की रियासत नहीं बनाना चाहते। तो देख लीजिए उन्होंने सारे कॉन्सर्ट वगैरह किए जो पहले बिल्कुल बंद थे। उसने बिना पर्दे के भी औरतों को इजाजत दे, ड्राइविंग लाइसेंस भी उसने उनको देना शुरू कर दिए, उनको जांच करने की इजाजत भी दे दी। भाई आपने दुनिया के साथ चलना है, आप वो पत्थर के जमाने में तो नहीं लेकर आएंगे ना लोगों को। लेकिन हमारी जो आवाम है उनको तो आप सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो बोले वो आपके साथ, अमेरिका के आप खिलाफ बोले वो आपके साथ, इस्लाम का नारा लगाएं वो आपके साथ है। तो ये दोनों काम उसने किए। आप 1998 की CIA की रिपोर्ट को आप इंटरनेट तो जानते हैं, बहुत तरह से खोल के पढ़ लें। 1998 की जो CIA की रिपोर्ट, विंसर भाई 70 साल में कोई और आगे बोल तो देता, अमेरिका के खिलाफ कोई आवाज तो उठा लेता, मेरा ये मतलब है कहने का। सर आप एक बात सुन लें फिर आप, तो वो अगर आप रिपोर्ट देख लें तो उसमें खुल्ला खुल्ला लिखा हुआ है कि हमारी पॉलिसी ये है, हम अपने अवाम को हमेशा अमेरिका के खिलाफ रखते हैं। हम बातें इस किस्म की करते हैं, माहौल इस किस्म का क्रिएट करते हैं कि वो खिलाफ रहे, लेकिन अवाम को तो अमेरिका के खिलाफ रखते हैं, खुद साथ मिले हुए होते हैं। भाई हम उनके बगैर चल नहीं सकते। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूँ, चलें आपकी बात से 100% एग्री हूँ। हम क्या मतलब पूरी दुनिया वो, अरे एक कॉलर और है, उनका भी ले लो जवाब। मैं तो मानता हूँ इस बात को। जी हेलो जी, एक आदमी ने आवाज उठाई तो वो गलत नाम नहीं। एक सेकंड जी आप भी बोल लें, जी बोले जी। अच्छा देखिए समीना, ये भाई साहब जो कह रहे हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ है ना, इतना आसान नहीं है। और खान साहब किस मुंह से खिलाफ होते हैं? खान साहब जब एम्पायर की उंगली खड़ी करवा रहे थे, ठीक है, उस वक्त जनरल पाशा साहब थे, ठीक है, और वो मतलब है जो आज उनकी तारीफ करते हैं, जिसने रेमंड डेविस को छुड़वाया, ठीक है, राय शरीफ को मतलब है एम्पायर की उंगली कहा करते थे खान साहब। तो खान साहब, और दूसरा खान साहब की आप किस बात पे यकीन करेंगे? ये कंटेनर पे खड़े होके कहते थे IMF के बजाय मैं खुदकुशी कर लूंगा जी, खुदकशी कर लूंगा जी। तो ये देखें, ये और कहते थे कि बिजली का बिल ज्यादा है तो वो चोर है जी। और देखिए दूसरी बात मैं बताने लगूं, देखिए पाकिस्तान में ऑयल, मेरा ख्याल है ये जो भाईजान ने भी कहा अरब में निकला ऑयल, मैं चले नॉलेज में अपने इजाफा करना, कोई बता दे
पाकिस्तान में ऑयल कब निकला था, पाकिस्तान में पहली रिफाइनरी कब और कहाँ लगी थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जी। लेकिन देखें हम लोग क्या है, और जो हम अमेरिका से, अभी ये भाजन ने इंडिया और रशिया के ताल्लुकात की बात की, रशिया डेस्परेट था हमसे ताल्लुकात बनाने के लिए, लेकिन वो भाई साहब जो हमारे वजीर आजम थे ना, जिनकी बनियान फटी थी और पॉकेट फटी हुई थी, ठीक है, तो वो भाई साहब ने मतलब पहले कमिटमेंट की रशिया से, और फिर जब रशिया ने उनको ऑफर की तो भाई साहब अमेरिका आ गए। तो फिर अब उनकी फटी बनियान को देखें या किसका कसूर देखें, बताएं। तो रशिया अमेरिका से अगर चले हमने दोस्ती कर ली, कोई बुरी बात नहीं, अमेरिका एक बहुत एडवांस मुल्क है और उसने कोई हमसे ज्यादती नहीं की, हमने खुद अपने साथ ज्यादतियां की हुई हैं, ठीक है। तो बात यह कि अच्छा खान साहब ने कौन सा नया काम किया, ये भी कह रहे हैं जी 70 साल में को बोला। आप देख लें जब नवाज शरीफ साहब जब 98 में हम धमाके करने लगे थे, आपदा हुसैन आपकी वो थी, क्या कहते हैं, एम्बेसडर थी, उनके देख लें कितने ट्रिप है, और उन्होंने अपनी किताब में वाज़ेह किया कि कितना प्रेशर था और मुझे कितनी दफा। चले आपका ये मैं सुनती हूँ पूरा मैसेज, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, फिर इसके बाद सुनती हूँ आपका यहीं से पूरे वाले ने मेरे 1-2 लफ्ज और रह गए। अच्छा जी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं स्टेट डिपार्टमेंट ने उनको 3 दफा पाकिस्तान भेजा कि मना करें नवाज शरीफ को। उन्होंने ये अपनी किताब में लिखा, आपदा हुसैन अगर झूठ बोल रही तो हमें नहीं पता, हम उनकी किताब के बिहाफ पर ये बात करें। अब आप ब्रेक ले लें। चले मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी सिस्टर के बाद लेती हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। मैं होल्ड कर रहा हूँ। Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? All right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। The team of two, just for you. Ahmad and Shala Jafri, the team of two just for you, bringing you the world's largest Eid festival, July 2nd and from July 6th, every day till Chandra at Maple Banquet Hall, Mississauga. Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhanTravels.com. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, व्हर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अगर
आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मेरे साथ काफी कॉलर थे कह रहे कि जी मैं अभी इसको जवाब दूंगा, तो मैंने कहा एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आप जवाब दें। काफी कॉलर मेरे साथ साथी थे और जवाब भी देना चाहते। देखिए हर किसी के पास अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना ओपिनियन होता है, अपनी अपना तज्जिया दे रहा होते हैं। कुछ कॉलर का अलग तज्जिया देने का स्टाइल होता है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी समीना बहन, जो इससे पहले कॉलर थे ना कमर्शियल पे जाने के लिए, उन्होंने फटी बनियान का जिक्र किया है। And he went too far this time। वो फटी बनियान वाला नवाब था अपने इलाके का, और उसने जब पाकिस्तान बनाया था ना, वो कैसे आजम के साथ साथ रहा है सारी जिंदगी। वो जी तो ये बोल रहे हैं he went too far this time। इन्होंने फ्राइडे को भी बहुत बातें की थी, आज फिर ये लियाकत अली खान को कह रहे हैं ये सारे का सारा। लियाकत अली खान नवाब था, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान को दे दी थी, और क्या उसको अल्ताफ हुसैन को ले आए या नवाज शरीफ को ले आए या उसको जरदारी को ले आए? तुम किसको लाना चाहते हो? बदकिस्मती से एक इंसान आया तुम्हारे पास भुट्टो साहब के बाद, ये जो ऑनेस्ट पर्सन है, और ये हमारे बुजुर्गों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उसको भी फटी बनियान वाला। जी जी जी, तुम्हारे में पाकिस्तान बनाने में शामिल थे। 75 ईयर हो गए हमें सुनते हुए, हमारे कान पक गए सुन के कि पाकिस्तान हमने बनाया, पाकिस्तान हमने बनाया। मुझे एक का नाम तो लेके बताओ जरा आके। और फ्राइडे को तुम कह रहे थे कि मैंने यहाँ भी पेपर बनते हैं, तुम तो अपने जरासीम यहाँ भी कनाडा में भी लेके आ गए हम फ्रॉड वाले, और बात करते हो तुम लियाकत अली खान की आगे। You got to behave yourself, man। अल्लाह हाफिज। जी मैंने आपसे कहा था कि मैं जवाब दे दूं उन भाई को। हाँ। जवाब इसका सीधा सीधा ये, मैंने तीसरी दफा आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूँ, ये तकरार प्रोग्राम है पढ़े लिखों का। इन्होंने मिसाल दी आबदा हुसैन की। आबदा हुसैन का आप शजरा उठा के देख लीजिए, नवाज शरीफ की हुकूमत में हमेशा रही, सही है। आबदा हुसैन के हस्बैंड क्या नाम है इनका, फखरे इमाम, इन्होंने हमेशा नवाज शरीफ की हुकूमत में एजुकेशन की मिनिस्ट्री पकड़ के रखी। तो मेरी बहन, वही बात मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ का आदमी जो है वो नवाज शरीफ की तारीफ करेगा या वो इमरान खान की तारीफ करेगा? हवाला दे रहे हैं कि आबदा हुसैन ने अपनी किताब में ये लिखा, तो भाई क्या कमाल लिखा उसमें। फिर बात ये हो रही है अमेरिका और इमरान खान की। मेरी बहन, ये अफगानिस्तान की जंग खत्म किसने करवाई? इमरान खान ने खत्म करवाई। आज भी अफगानी वहाँ के इमरान खान को दुआएं देते हैं। अमेरिका नहीं बोला, इमरान खान ने आज नहीं बोला था सिस्टर, आज से 8-10 साल पहले इमरान खान ने कहा था कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएं, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं, मगर कोई उस पर कान नहीं धर रहा था। मगर आखिर में सुनी इमरान खान की गई कि हाँ जी मुज़ाकरात हुए तालिबान से, और यानी इन्होंने अपनी फौज हटा दी। फिर आप ले लीजिए फलस्तीन का क्या नाम है, इसराइल का मसला, शाह महमूद कुरैशी साहब ने पढ़ के उसने वो वहां पे मसला हल कराया। तो मेरी बहन, इमरान खान की बात ये देखिए दुनिया भर में मानी जाती है। अगर वो अगेन मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूँ कि अगर इमरान खान कह रहा है कि खारजा पॉलिसी पाकिस्तान में बननी चाहिए, तो इसका मतलब है जो ये कह रहे हैं, मैं विंसर भाई को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि भाई अमेरिका बहुत बड़ी चीज है, तो इसका मतलब है फिर हम गुलामी कबूल कर लें। फिर आप आगे विंसर भाई आप भी बोलो और वो भाई भी आगे बोले हाँ जी हमें गुलामी कबूल है। इमरान खान यही तो कह रहा है कि हम उनकी पॉलिसी नहीं अपनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, हम खुद बनाएंगे अपने मुल्क की पॉलिसी कि हमें क्या करना है। अगर हम कह रहे हैं
साल के अंदर एक आदमी नहीं मरा, एक यानी क्या बोलते हैं उसको ड्रोन हमला नहीं हुआ। तो इमरान खान ने कोई बुरा काम किया? उसने जब कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो मेरी बहन इसमें क्या बुरी बात करी उसने? यही अमेरिका कहता था, अमेरिका के ऊपर ही कहा ना उसने, किसी और कनाडा को तो नहीं कहा, उसने इंग्लैंड को तो नहीं कहा, उसने रशिया को तो नहीं कहा एब्सोल्युटली नॉट, उसने अमेरिका को बोला नहीं अब और हमले नहीं होंगे, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरी बहन उसने क्या बुरी बात कही? मुझे आप इस बात का जवाब दिलकर भाई या कोई कॉलर आके दे तो दे, उसने क्या बुरी बात कही इसमें? देखे बुरी बात तो उसने नहीं की, मगर आप ये देखें मुल्क का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मुल्क में जुनून की बात भी ये है कि आप लोग आके अपना तजिया करें कि मुल्क में क्या बेहतरी आएगी। हर लीडर के बारे में जो बात करते हैं उनका ये बताएं कि आपको लग रहा है। एक बात सुने, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, आपसे पूछना चाह रही हूँ। देखिए मेरे फोन जो है ना जिसपे ये लोग थे वो सबके चार्जर्स नहीं है अभी, वो फोन पे नहीं आ सकते, डेड हो गए फोन। इस पे आ गए हैं विंसर भाई शायद आपको जवाब देने के लिए, इसका भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा चार्जर जिसमें जवाब देने, मुझे इस पे नहीं आया। जी हेलो जी, अब मैं फिर बाद में आपसे सवाल करूंगी। जी विंसर भाई बोले। हेलो जी। मैं माजरत के साथ मैं तो साजिद भाई को जवाब नहीं दे सकता, वो बहुत समझदार आदमी है। देखिए वो आपको जवाब नहीं दे रहा है, ये देखा आपने? नहीं मैं जवाब, चले ये जवाब देने आए। जी हेलो जी। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, एक सेकंड एक कॉलर को जवाब देने दें। जी बोले। जी हेलो जी। अब मेरी बारी है, आप ही की बारी है। विंसर भाई कह रहे हैं मैं जवाब नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, आप बोले। देखें बात ये है, वो मोहतरम जो पहले कह रहे थे कि फटी बनियान, जी देखिए उन्होंने कहा कि लियाकत अली खान साहब ने सारी जायदाद पाकिस्तान को दे दी। जी वो तो करनाल में रहते थे, करनाल तो इंडिया में था, जायदाद तो उनकी उधर थी। देखिए ये अच्छा हकीकत को पता नहीं हम लोग फेस करने से क्यों डरते हैं? भाई ठीक है तस्लीम करने से डरते हैं, हमारा इतराज नहीं है इस पर जी, लेकिन रशिया हमें अमेरिका के साथ ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये लियाकत अली खान ने दिया ना, तो इसको एक्सेप्ट कर लें। इसमें मतलब नवाब ने और जो जायदाद दे दी और पता नहीं मैंने कौन सी गुस्ताखी कर दी। भाई ये भट्टी बनियान तो वो उनके बारे में आता है ना कि उनकी शराफत के बारे में कहा जाता है, तो मैंने कोई गलत बात नहीं की, चले इसको खत्म करें। अब देखिए आबदा हुसैन के बारे में वो कह रहे हैं, आबदा हुसैन के बारे में। आबदा हुसैन देखें, आबदा हुसैन पहले पीपल्स पार्टी में थी, फिर वो आई हैं, और अगर किसी पार्टी में होना क्या गुनाह है? ये क्या बात उन्होंने कर दी कि पढ़े लिखे लोग, और ये क्या उनको अपने पढ़े लिखे होने पे बड़ा गुमान हो गया कि पढ़े लिखे लोगों का प्रोग्राम है, प्रोग्राम तक को तो वो प्रनाउंस नहीं कर सकते और लोगों को कह रहे हैं पढ़े लिखे। तो इस तरह की उन्हें कहें कि इस तरह से देखिए खुदा के लिए पहले भी ऐसे ही हुआ था कि बेचारे 2-3-4 कॉलर थे तो उनको कह दिया था कि जी थर्ड जमात में पढ़ते हैं, थर्ड जमात से आगे निकल आए। अब आप ये देखें कि लोगों की बहुत देखेंगे प्रोग्राम इतना ज्यादा, सबका प्रोग्राम है ये। देखें मैंने आपको एक बताऊं, ये प्रोग्राम बहुत खराब होता है, ये सबका शो है, एक खूबसूरत शो मैं लेकर आई हूँ, सबके लिए बनाया मैंने, हर पार्टी का शो है ये, हर कोई अपनी आवाज दे सकता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अपनी पार्टी से मोहब्बत करता है, आए आके बात करे। कुछ कॉलर ने इतना ज्यादा इसके अंदर वो इशू बनाया, यकीन करें मेरे इतने अच्छे कॉलर थे जो बेचारे आना चाहते, देख रहे होते, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते कि बहुत दिल चाह रहा है मगर हम नहीं आ सकते। इसलिए कुछ कॉलर ने बहुत ज्यादा उनका रिकॉर्ड लगाया, कहा कि जी 3 जमात में है, 3 जमात से थोड़ा आगे निकल आए, पढ़ लें, ये कर लें। अरे भाई वो एक शो में आते थे, अपना एंटरटेनमेंट करते थे, अपना जो उनके पास नॉलेज थी उस नॉलेज के हिसाब से वो बात करके चले जाते थे। तो आपको क्या लेना देना कि वो पढ़े लिखे होना चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ के आए। मैं कौन सा एग्जाम्स ले रही हूँ यहाँ पे बैठ के, या वो एग्जाम्स हाल में बैठे हुए कि भाई इतने नंबर 100 में से 100 मिलेंगे, अगर आपने सही बोला, अगर आपने गलत बोला तो मैं आपको नंबर नहीं दूंगी। ये तो शो हो ही नहीं रहा ना, सबसे मेन चीज तो ये जी, मैं ये सबको ही बता रही हूँ जितने भी देखने और सुनने वाले, ताकि सब लोग आए, अपनी आवाज इसमें मिलाएं और अपनी मैसेज दे मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए बात करें, किसी को क्रिटिसाइज ना करें, पॉइंट आउट ना करें जी। और ये देखें ये इमरान की तरबियत है, जैसे वो उसको एक गलत फहमी है ना कि मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं जानता, वही तरबियत उसके जो फॉलोअर है लेकर चल रहे हैं, उनको गलत फहमी होगी है कि हम ही एक सेकंड हो गए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम समीना बाजी। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, छोटे से ब्रेक पे जा रही हूँ, अभी आती हूँ, आपके साथ ही बात करूंगी, आज साथ रहे मेरे। Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान, तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए।
बाबा ये मेरे वाला कलर नहीं है। नेक्स्ट ईद पे बेटा। थैंक यू दादा। ये लो बेटा। अरे मेरा बेटा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अरे आज अपना ब्लू कलर नहीं पहना? ये लो बेटा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, मेरा फेवरेट कलर। ईद का मजा तो फेवरेट कलर के कुर्ते से ही है। बाबा ये कुर्बानी क्या होती है? अपनी सबसे अजीज चीज अल्लाह की खुशी के लिए दे देना। और अल्लाह कैसे खुश होते हैं? अल्लाह के बंदों का ख्याल करने से। क्योंकि कुर्बानी से ही तो ईद है। जे डोंट। गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए, मेरे साथ 2-3 कॉलर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले यार करती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को भी सलाम। जी, और आज के देखें टॉपिक जो है जैसे सहाफत के बारे में जैसे है ना, उनको देखें सहाफत का जो शोबा ऐसा है उनको आप रोक नहीं सकते, उनको आप बोलने के बंद नहीं कर सकते उनका मुंह। अब चक्कर ये हुकूमत जो है इस वक्त की हुकूमत यही चाहती है कि उनके गुण गाते रहें और जो सच्चाई को बयान करने की जो कोशिश करे उसको या तो गिरफ्तार कर लो या उसमें मुकदमा डाल दो। जिस तरह साफियों को गिरफ्तार कर लिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रियाज अहमद इमरान खान को जी गिरफ्तार किया, वो भी तो हालांकि यही था। और इसी तरीके से देखें पीटीआई के अली माजिद शेख को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसको डर हुकूमत सिंध से था, लेकिन उसको गिरफ्तार वहां से करवाया गया। तो ये सारी चीजें होती। लेकिन सहाफत को अगर इस तरह दबाएंगे आवाज को, जो एक हकीकत को अगर बयान करेगा कोई, तो वो मुश्किल है। फिर वो देखें अब तमाम जो एसोसिएशन है सहाफियों की वो खड़ी हो गई है, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। तो उससे कहने का मतलब ये है कि मुल्क की बेहतरी की तरफ के लिए अगर कोई बात करता है तो वो मेरे ख्याल से उसको दबाने का क्या मकसद है? इसका मकसद ये आप मतलब सच्चाई बताना ही नहीं चाहते, सुनवाना ही नहीं चाहते लोगों को। जो लोग आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया पे है, इतना एडवांस है, सब अवेयरनेस लोग को आ गई है कि किस तरीके से क्या। एक सेकंड होल्ड करें, इनका भी मैसेज ले लूं, मैं लिया नहीं मैंने। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा समीना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूरोपीय यूनियन के साथ आपका एक मुआहदा है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, उस एक्सपोर्ट में ये कंडीशन भी हैं कि आपके यहाँ जर्नलिज्म जो है उसको आजाद रखा जाएगा और तशद्दुद और इस तरह की कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। और आपकी एक्सपोर्ट कोई 6-7 अरब डॉलर बनती है यूरोपीय। जी जी, एक सेकंड मेरे साथ ही रहे, मैं आपको भी होल्ड पे डाल रही हूँ, ले रही हूँ, मंच कर रही हूँ। जी हेलो जी, जी हेलो। वो खतरे में पड़ गई आपकी। जी हेलो। ये इस तरह के जो हालात बनते जा रहे हैं। एक सेकंड इनको भी होल्ड पे डाल दूं। जी हेलो। जी सर, एक सेकंड होल्ड करें था, इनका भी मैसेज ले लूं, फिर आपका लेती हूँ। होल्ड पे क्यों नहीं आ रहा है कॉलर मेरे साथ, मैं समझ नहीं आ रही। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जब से पाकिस्तान बना है अयूब खान के बाद, भुट्टो साहब के बेनजीर वाज अ फेयर ऑफ, इनके बाद इन्होंने कभी अमेरिकनों से सच बोला ही नहीं, इंक्लूडिंग बेनजीर एंड भुट्टो साहब। लेकिन उनको तरीका था इनके स्टैंडर्ड की बात करने का। बाकी आज तक पाकिस्तान में कौन सा सियासतदान ऐसा है जो इनके सामने बैठ के बात कर सके इनसे? वो मिलिट्री वालों को देते हैं जी, लो इनसे बात करो, कि वो ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हम इनके सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। इन्होंने आज तक अमेरिकनों से सच बोला ही नहीं, झूठ बोल के अमेरिका को भी नोचा है, पाकिस्तान को भी नोचा है। और ये जो भाई की परेशानी है ना इमरान खान की, इमरान खान रिलीज टू देम, सच तो बोलता है ना, लभी ऐसे हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये तो पैसे लेने के लिए अपनी माँ बाप भी बेच के वहां आ जाते थे। ये जरदारी साहब की हुकूमत में ये 13 दे रहे थे यहाँ अमेरिका में, और वो जो इनके लीडर आए हुए थे वो पाकिस्तान में टीवी में बैठ के आधे घंटे में दुनिया का फैसला करके चले जाते। एक लफ्ज नहीं बोला था इनमें से किसी ने। 15 to 13 पीपल वाज हियर और हार्वर्ड होटल में ठहरे हुए थे ये।
एक लफ्ज नहीं ये बोल सकते इनके सामने बैठ के। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, एक भाई ने भी कहा था ना 50 साल हो गए रहते हुए, मुझे भी यहाँ 50 साल से भी ज्यादा हो गए, पर दैट डोंट मेक मी एनी स्पेशल। लोग मुझसे कुछ 4 साल 10 साल 20 साल बाद में आगे होंगे, वो भी अमेरिकन है, मैं भी अमेरिकन हूँ, मैं मेक नो डिफरेंस है मुझे 50 साल हो गए या 60 साल हो गए। मेरा पॉइंट ये है कि ये लोग इनके स्टैंडर्ड के नहीं है, ये नहीं बात कर सकते। फाइनली आपको एक ऐसा लीडर मिला है जो बैठ के इनके सामने बात कर सकता है, लो जी हाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। वो तो शुरू जो कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके, तो फिर आज दिन देख लो क्या आया हुआ है। चले तो ये भाई जरा छूट पार जा रहा है पिछले पूरे हफ्ते से। चलो ठीक है जी हेलो जी बोलें जी सिस्टर जी। मैं आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है, मैंने एक सवाल। अरे अभी है प्रोग्राम, आप फिक्र न करें, अभी मेरा प्रोग्राम है, आप फिक्र न करें, आपका मैं सवाल जरूर लूंगी, आप जल्दी से बोल दें। जी अच्छा मैं ये कह रहा हूँ समीना कि कभी हमने ये सोचा कि ये बिजली की शॉर्टेज इतनी क्यों है पाकिस्तान में, ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिजली के प्लांट लगाए गए हैं पिछले 35-40 साल की जो हुकूमतें रही हैं, उन्होंने महंगे तरीन बिजली के प्लांट लगाए पाकिस्तान में, जो शायद दुनिया के महंगे तरीन थे, और कभी डैम बनाने की तरफ गए नहीं। जो सबसे सस्ती बिजली है, जो जिस पे दुनिया बिजली बनाती है, वो बिजली पाकिस्तान में बनी नहीं। गैस आपकी खत्म कर दी गई गलत पॉलिसीज की वजह से, यानी सीएनजी जो है वो गाड़ियों में जला दी गई, इतने लाइसेंस दिए गए कि तबाह हो गई आपकी जो एक इतनी अच्छी आपके पास एक रिसोर्सेज थी, सीएनजी वो खत्म कर दी। और ये सारी पॉलिसीज बनाई गई सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए। सर बर्लिंगटन के पास यहाँ पे एक प्लांट था इलेक्ट्रिसिटी का, जो पाकिस्तान ने खरीदा। जब वो प्लांट की हिम्मत नहीं रही, ताकत नहीं रही, बेकार हो गया, तो पाकिस्तान ने खरीद लिया। तो हमारे जो लीडर हैं वो इस किस्म की हरकत करते हैं, चीप चीजें खरीद करके पाकिस्तान से पूरा पैसा लेकर के। तो इसमें किसी भी वज़ीर आज़म का क्या कसूर है? पाकिस्तान में जो 1 किलोमीटर के फासले पर जो सीएनजी के स्टेशन लगाए गए, यकीन करें आपकी सीएनजी इतनी सालों तक रहती और इंडस्ट्री आपकी तरक्की होती इंडस्ट्री से, अगर इंडस्ट्री के लिए वो इस्तेमाल होती, जला के खत्म करती उसमें टच मिलता था इनको के ऊपर, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में। सिस्टर मेरा भी एक सवाल मैंने एक रखा था भाई, एक सेकंड, मैंने भी एक सवाल रखा था, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं, बात हो रही है कि जी पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अमेरिका से रहे और इंडिया के ताल्लुकात रशिया से रहे, यही बात हो रही है ना सर? जी। जब हमारे परवेज मुशर्रफ साहब ने कारगिल फतह कर लिया था और उस दौर के भगोड़े नवाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने को अमेरिका में बैठ के तस्वीर खिंचवानी थी, जिसपे उन्होंने वहां से परवेज मुशर्रफ को फोन करके कहा कि वापस आ जाओ, क्योंकि अमेरिका का ऑर्डर था। तो मेरी बहन, कारगिल तो हमने फतह कर लिया था उस वक्त ही, मगर ये हमारे जो आप भगोड़े जो भागा हुआ है इस वक्त मुल्क से, उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, उसने वहां से मुशर्रफ साहब को फोन करा के कहा कि वापस लाओ फौज। तो मेरी बहन, अब आप मुझे बताइए ना, फिर वही सवाल मैं कर रहा हूं, अगर इमरान खान आज उनके खिलाफ बोल रहा है तो कौन सा गुनाह कबीरा कर रहा है? तो फिर वही आप सब बोलो हाजी गुलामी कबूल है हमारे को, हम जो अमेरिका कहेगा हम उसके हुक्म मानने को तैयार। बहुत गलत कर रहा है सजाद भाई, बात सुने, आप सऊदी अरेबिया अमीर मुल्क है। ये भाई साहब को भी कह रहे थे ना, मुशर्रफ को भगोड़ा, ये अब इन भाई साहब को बोझ है नवाज शरीफ है और मोहब्बत अकीदत इमरान में, ये मतलब बिल्कुल ही पटरी से उतर जाते हैं। देखिए वो जो मुशर्रफ के अपने जनरल अजीज ने और जनरल महमूद ने खुद लिख दिया और पूरी फौज ने कहा कि वो मुशर्रफ का ब्लंडर था, ठीक है, और ये कही जा रहे हैं वो जीत गया और अमेरिका आके, वो तो नवाज शरीफ की डिप्लोमेट पॉलिसी थी कि आपको उसने बचा दिया अमेरिका आके। तो ये भाई साहब कही जा रहे हैं कि जी वो मतलब आप किताब जनरल अजीज के भी पढ़ लें और जनरल महमूद की भी पढ़ लें, समझ आ जाएगी। चले हम तो हो सकता है मोहब्बत नवाज शरीफ में गलत कह रहे हो। अब एक और भाई ने भी कहा कि जी वो यहाँ से बर्लिंगटन से एक प्लांट खरीदा गया, कनाडा में तो थर्मल इलेक्ट्रिक यूज ही बहुत कम होती है, यहाँ कौन सा थर्मल, वैसे ही लोग अफवाहें फैलाना शुरू कर
कर देते हैं कि वो तो यहाँ से खरीदा गया। अब देखिए पाकिस्तान में जो थर्मल बिजली में 77 में एक चेयरमैन थे। एक सेकंड होल्ड जी। हेलो जी जी वालेकुम सलाम जी। मैं सिर्फ मुझे 5 मिनट दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये कौन बोल रहा है? जी हेलो जी, एक सेकंड जरा इनका मैसेज ले लूं। जी बोलें जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आपको सबको पता है कि उनके तमाम इंडिकेटर्स बता रहे थे कि तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब जाहिर है जब आप तरक्की की तरफ जाते हैं तो कईयों को दुख होता है। दुख होने में अमेरिका भी साथ था। जाहिर है वो चाहते हैं कि आप भागे दौड़े नहीं, आप उनकी गोद में बैठे रहें। इंडिया भी यही चाहता है। अच्छा, अमेरिका का जो इंटरेस्ट था कि वो आप जी तो जियो पॉलिटिकली सीन के ऊपर इमरान खान जो थे वो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते थे और उनकी अपनी पॉलिसी थी। अच्छा, फिर आपके पास एक बहुत बड़ा मसला था जब आपको कहा गया कि इमरान को उतारिए, नहीं तो आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी IMF वर्ल्ड बैंक से। तो फौज को सबसे बड़ा जो मसला था, मेरी चंद लोगों से बात हुई है वहां, सबसे बड़ा मसला ये था कि फौज को कहां से खिलाएंगे, इतनी बड़ी फौज है हमारी पाकिस्तान की है, अगर सारे फंड्स बंद हो जाएंगे तो कहां से खिलाएंगे। अच्छा, इन साहब ने, बाजवा साहब ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये कि बजाय ये कि खुद डिसीजन लेते और अपोजिशन के साथ मिलकर इमरान खान साहब को उतार दिया। इमरान से अगर डिस्कस करते कि भाई ये मसला है, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम फौज को कैसे चलाएंगे, मुल्क को कैसे चलाएंगे, तो हल ढूंढा जा सकता था। हल आपके पास सिर्फ यही था ना कि आपको पैसे बंद हो जाते, IMF वर्ल्ड बैंक आपको पैसे नहीं देता और आपके पास सिर्फ $22 बिलियन थे उस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब छोड़ के गए हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर $22 बिलियन में अगर आपको फर्दर कहीं से भी पैसे नहीं मिलेंगे तो कहां से खाएंगे। तो एक ही चीज आप कर सकते थे और वो था कि आप अपनी एग्रीकल्चर को इतना स्ट्रॉन्ग करें, और जिस तरीके से चाइना ने अपने तमाम लोगों को जमीनों पे लगा दिया और उन्होंने चीजें उगाई और अपने मुल्क के लोगों को, फिर जब आप सरवाइव कर सकेंगे ना, जब सरवाइव कर लेते तो उसके बाद आप कुछ ना कुछ और चीजें भी करने लगते और आप अपने पांव पे खड़े हो जाते। नक्शल के अंदर मैं इतना कहूंगा, इमरान खान साहब 200% राइट थे, अपने मुल्क के लिए वो काम कर रहे थे। बाकी ये सारी चीजें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में होती हैं कि ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। ओवरऑल मैं कहता हूं कि इमरान खान वाज द बेस्ट लीडर सेंचुरी के अंदर, ऐसा मिलेगा, समझे। अगर पाकिस्तानियों ने उसको खो दिया तो रोते रहेंगे अगले 200 साल। अब वो बात तो पाकिस्तान बचेगा ही नहीं जिस सिचुएशन में हम यहाँ पहुंच गए हैं। क्यों नहीं बचेगा यार, ये शाहिद शेख पता नहीं कैसी बातें कर, क्यों नहीं बचेगा, इतने साल हो गए बचता ही आ रहा है। ये कौन साहब है, जहांगीर साहब है, क्या नाम है? चले नाम को छोड़ें, कॉलर ही है, आप बात करें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखें, हम जी हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान भी हमने खो दिया और उसकी वजह जो है पॉलिटिकल भी थे, मिलिट्री भी थी। भुट्टो साहब एक तरफ थे, जीता तो मुजीबुर रहमान था ना। अगर भुट्टो साहब एक्सेप्ट और हम अगर मुजीबुर रहमान के कुछ नकात थे, 6 नकात थे, सबसे बड़े 2 नकात उनके थे कि एक नेवल का हेडक्वार्टर जो है चट्टागांव में मूव हो जाए है, और दूसरा बंगालियों को आर्म फोर्स के अंदर पोजीशन मिलनी चाहते, लेकिन उस वक्त हम ये कहते थे कि आर्म फोर्स के अंदर उनका कद छोटा है, उनकी जिसामत छोटी है। तो अब देखें वो उनकी कद और उनकी जिसामत वो कहाँ चले गए। तो जज्बाती नहीं होना चाहिए, हकीकत जो है वो आप तस्लीम करें और देखें, चलें जल्दी सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। अगर हम अलूजन में रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता तो ईस्ट पाकिस्तान भी ऐसे ही अलहदा हुआ था। तो जो लीडर सिर्फ मुर्गियों के अंडे दे और मुर्गियां पालने की कोशिश करे, उसने एग्रीकल्चर को क्या दिया है। जी सिस्टर जी, अब आप इससे अंदाजा लगाइए, वो कह रहे हैं साहब कि जी पाकिस्तान बच गया, परवेज मुशर्रफ फौज वापस ले आया,
नवाज शरीफ को कहा था आपने, मुझे भी पता है, खुदा के लिए वो अपने मुंह में अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हो कि जी मैंने उसको भगोड़ा कहा। नहीं, आपने नवाज शरीफ को कहा था। कह रहे हैं कि जी डेवलपमेंट पॉलिसी, नवाज शरीफ इसकी अगर स्पेलिंग बता दे तो मैं उनकी गुलामी कर लूं। एक ढाई कपड़ को पर्ची लेके बैठता था वो अमेरिका के सामने के पढ़ के पर्ची पढ़ता था वो, उसको सिर्फ हाथ मिलानी था, तस्वीर खिंचवानी थी। इस वजह से उसने परवेज मुशर्रफ को कहा कि वापस लाओ फौज, और पूरा पाकिस्तान आपके जितने कॉलर हैं, इस कॉलर के अलावा हर कॉलर इस बात पे एग्री करेगा कि मुशर्रफ वो जीत गए थे। और ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो पाकिस्तान बच गया, वरना क्या होता। फिर बात दरअसल ये है कि मुशर्रफ और नवाज शरीफ, मोदी भाई बात दरअसल ये है, ये हमेशा से उनके गुलाम रहे इंडिया के, इसी वजह से आज इंडिया हमसे ऊपर निकल गया। बात दरअसल यही है कि क्योंकि इनकी हुक्मरानी चलती थी उस वक्त। तो सिस्टर मेरा दिनकर भाई से अगेन सवाल जो मैंने किया है, दिनकर भाई वो अभी है, अभी जवाब दे रहे हैं। चले जवाब देते हैं, इमरान खान ने क्या गुनाह कबीरा किया। चले वो दे रहे हैं जवाब, एक सेकंड जी। हेलो जी तो आपको ये जनरल मुशर्रफ साहब द फर्स्ट सेकंड जनरल इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो अपने बैटलफील्ड में अपने सोल्जरों के साथ फ्रंट लाइन पे गया है। जी एक अमेरिका का जनरल था, जनरल पेटन था उसका नाम, जो वर्ल्ड वन में वो अपने सोल्जरों से भी आगे होता था। जैसे ओनली 2 जनरल मैन इन हिस्ट्री। ये भाई जो आगे हमें हिस्ट्री सिखाते हैं ना, उनको चाहिए ये हिस्ट्री सीखने। He was the only the second general did that. जनरल टिक्का भी आगे होता सी, जनरल टिक्का भी सबसे आगे होता था, पैर की जंग में नहीं देखा। बस जी बोलें जी हेलो जी बोले जी, आप बोले जी। ये कह रहे हैं कि मैंने मुशर्रफ को भगोड़ा कहा है ना, मुशर्रफ को नहीं कहा, नवाज शरीफ को कहा था भगोड़ा, ना मुशर्रफ को नहीं कहा जी। नहीं, मैंने मुशर्रफ को कहा भगोड़ा, आपने कहा था। हाँ जी, इसलिए कहा है मैंने कि देखिए ये भाई साहब को तो बुग़्ज़ है ना। अब देखिए उनके साथ के जो ऑन ड्यूटी जर्नल थे उनके साथ, जिन्होंने मुशर्रफ को यानी आप यूं समझे कि एग्जीक्यूट करवाया और रेस्क्यू किया, बचाया जनरल अजीज और जनरल महमूद ने, वो अपनी किताबों में लिख रहे हैं और तमाम जर्नलों ने लिखा है कि कारगिल वाज द ब्लंडर ऑफ द मुशर्रफ जी, ठीक है। लेकिन ये मतलब है ये जबानी जो वो क्या कहते हैं, शाह से ज्यादा शाह के वफादार तालिये मार रहे हैं। लेकिन ये उस बात को जनरल अजीज की किताब पढ़ ले, उसने खुद लिखा कि इसने ब्लंडर किया था। इसने लाशें तक नहीं उठाएंगी, पाकिस्तान एम्बेसी में पड़ी हुई दिल्ली में, वहाँ इज्तिमाई खबरें बनी है पाकिस्तान में उनसे भाइयों बेचारों की। इन्होंने कहा नहीं जी ये तो तालिबान और वो है मुजाहिदीन है, ये तो पाकिस्तानी फौजी नहीं, ये वर्दियां पहन के आ गए। तो ये देखें, इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन ना दिया करें, सही इंफॉर्मेशन दें। और बुक्स में जब बात करेंगे तो ये तकरार की बजाय झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर तकरार की जगह कह रहे हैं झगड़ा शुरू है, तकरार नाम ही चुका है। एक दूसरे को फिर वो मुखातिब करना शुरू कर देते हैं ना। हम अपनी ओपिनियन देने की बजाय अपनी इंफॉर्मेशन। अच्छा एक सेकंड, सही कह रहे हैं, एक मिनट जी। हेलो जी हेलो बोल रही नहीं, मेरे साथ एक कॉलर है जी। हेलो नहीं, वो नहीं बोल रहा जी। हेलो जी बोले जी। अच्छा, सही इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। पाकिस्तान में ये कोई सवाल क्यों नहीं करता कि इनके जो दौर में जो बिजली के कारखाने लगाए गए वो कितने में जी और उनके ऊपर कितना 10 सेकंड का मैसेज दे रहा हूँ। 10 सेकंड का मैसेज भाई, एक सेकंड 10 सेकंड का मैसेज। ये भाई अभी आके कह रहे हैं कि जी जिसकी किताब पढ़ ले, पता नहीं किस जनरल का नाम ले रहे हैं। इन्होंने तो आपका हुसैन का भी हवाला दिया, फिर आके कहने लगे आपका हुसैन पीपल्स पार्टी में थी। तो मेरे भाई जरा बता दो कौन से साल में थी? कि वो शाह वो जो उसका बाप था, भुट्टो का बाप, शाह जुल्फकार अली भुट्टो, उसकी हुकूमत में थी। कभी आपका हुसैन पीपल्स पार्टी में रही नहीं है। तो मेरी बहन, हम यहाँ पे आके ये ना समझिए कि हमने जो पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो हम सियासत को बहुत करीब से जानते हैं। हमें आके गलत खबरें ना दें कि किस जनरल ने क्या कहा, ये बुक्स इनको है मुशर्रफ से, क्योंकि इसने इस भगोड़े को जब जेल के पीछे भेजा था तो हाथ जोड़ते हुए इसकी अभी भी तस्वीरें आती है। अगर आप देखें अभी भी तस्वीरें आती है, रोते में कि माफ कर दो। उस दिन से उसने जो जूते पॉलिश करना शुरू किए हैं, आज वो तर्बियत जिसको सही मानों में सर्टिफिकेट मिला है इन दोनों भाइयों को, आज वो सर्टिफिकेट मिला है जब मुशर्रफ के जूते इन्होंने साफ किए थे जेल के पीछे खड़े होके। तो भाई हमें आगे बताओ, हम सबको जानते हैं कौन कितने पानी में बैठा हुआ है। थैंक यू सिस्टर।
अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ समीना जी एक सेकंड इनका भी ले लूं मैसेज 1 मिनट के लिए भी। जी बोले जी, 1 मिनट जी बोले। उसने देखे कभी डैम बनने का सोचा ही नहीं किया, पाकिस्तान में कभी डैम बनाने की तरफ गए ही नहीं ये लोग। तो अब 4 साल में कौन सा डैम बन गया है? ये बार डैम में जायदादें बनानी होती थी, इसलिए कारखाने लगाते थे। बिजली महंगी में जितनी बिजली महंगी हो सकती थी इन्होंने वो कारखाने लगाए, जो आपकी आने वाली नस्लें उतारेंगी और वो बिजली के कारखानों का आप बोझ नहीं उठा सकते। और इमरान खान को देखें, उसने वो सोचा कि डैम बनाने चाहिए जिससे सस्ती बिजली बने, और वो पाइपलाइन में अगले 5-7 सालों में आपके मुल्क में सस्ती बिजली आएगी। वो सस्ती बिजली जो आपकी पूरी इंडस्ट्री के लिए और आपके तमाम लोगों के लिए कितनी फायदेमंद होगी, इसका अंदाजा इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं है, और जो अकल के अंधे हैं उन्हें भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि उनकी सोच जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड हो गई है, क्योंकि वो इतना सोच ही नहीं सकते। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाले लोग जो है ना, इनका जो अब अंदाजा आप ये करें, इम्पोर्टेड हुकूमत का हेल्थ कार्ड जिससे 10.5 लाख तो सिर्फ पंजाब में लोग हैं जिन्होंने इलाज करवाया, वो हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, सहराएं बंद कर दी, हाउस लोन जो स्टूडेंट यानी जो गरीब लोग ले रहे थे बैंकों से वो लोन भी खत्म कर दिया। फिर एहसास प्रोग्राम की उड़ा दिया, एहसास प्रोग्राम को भी वो काम किए हैं इन्होंने इतने थोड़े से अरसे में कि गरीब की तो बिल्कुल ही इनको जहां से गुजर जाए ना, गरीब तो जो कहती थी ना मरियम के हेलमेट लेके जाना पड़ेगा, वो तो खुद हेलमेट लेके जाती है, कहीं कोई पीछे से लोटा ही ना मार दे। यानी ये हाल हो गया। घरों के लिए लोटा मांगने जाते हैं दुकानदार से, तो दुकानदार पूछता है कि कहाँ पे जलसा हो रहा है। ये हाल हो गया आपके मुल्क का। आप क्या करेंगे? आप किधर जाएंगे? अवाम खत्म हो गई। अवाम तो इतना रो चुकी है कि अवाम इनको हाथ उठा के बददुआएं देती है रोजाना, किसी तरह से भी इनको खत्म कर दे। अब तो ये हाल है अवाम का। यकीन करें कि पुरसा ने हाल ही नहीं छोड़ा। 16 घंटे समीना, आप सोचें जरा, गर्मी के जमाने में जो पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी इतनी लोड की कहीं हुई नहीं, कभी भी नहीं हुई जितनी अब हुई है। अभी तो गैस की इतनी, और जो बिल आएंगे ना, आप 10 रुपए तो अभी KESP ने बढ़ा दिया यूनिट, आप अंदाजा नहीं कर सकती। वो महंगाई का हो चुका इजाफा है ना कि हर बंदा जो है ना, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था वहां पे पता नहीं नान, और उन्होंने 40% जो है उसमें रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा हो गया, ट्रांसपोर्ट की कीमतों में इजाफा हो गया। मतलब ये हाल हो चुका है कि लोग जी आप भी दे दें। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड इनका भी ले लूं। जी हेलो जी बोले जी, 1 सेकंड जी बोलिए। जी सबसे पहले तो मैं साजिद भाई को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बेटा अभी जो बरसरे इक़्तिदार हैं, इनके बॉडी इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया, तो बोला जी मैंने 3-4 साल इनकी खिदमत की है और मैं इनके साथ था। तो वो कहता है कि जो मैंने देखा है ये इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान को चला सके जी। अब ये सब बातों के बावजूद भी इनको लाया गया है जी। तो भाई उधर मैं और आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं जी, हमारे बस में तो है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि कौन काबिल है और कौन काबिल नहीं है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। और बिला वजह हम किसी की तारीफ करें या बिला वजह हम किसी की मुखालफत करें, उसका कोई फायदा नहीं है। एक साहब ने अभी आके मुझे कहा कि ये गलत बयानी कर रहे हैं कि वो जो है बिजली का जो प्लांट है वो नहीं लिया गया। भाई आप जाके चले जाएं, बर्लिंगटन चले जाएं, IKI के पीछे जो बिजली का प्लांट लगा हुआ था वो पाकिस्तान ने खरीदा यूज। अब लेकिन खरीदने वालों ने पैसे खाए। तो भाई जब खरीदने वाले लीडर हमारे इस किस्म की हरकतें करेंगे तो हम कैसे चल सकेंगे? बात तो ये है कि छोटी छोटी सी बातें हम बोलते हैं लेकिन लोगों को बुरी लग जाती हैं। अब हो सकता है किसी रिश्तेदार हो उसमें जो हिस्सेदार हो, तो भाई I'm sorry, मेरा मकसद किसी की दिलाजारी करना नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूँ कि भाई जब आप पैसे खर्च करते हैं, कोई चीज लेते हैं, तो अच्छी छानबीन करके लेना। ऐसे लोगों को साथ लेकर आए कि जो उस चीज के बारे में मालूमात रखते हो। एक मांगते हैं ये तो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले जो भी आपके मुल्क में आता है उससे पहले कहते हैं हमारा कमीशन क्या होगा। आपके मुल्क में तो बहुत सारे आए नहीं अपने प्लांट लगाने के लिए, बहुत कुछ आपके 1 सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी जी हेलो, अरे टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज। मैं वही कर रहा हूँ। जब आप कॉल करते हैं तो वॉल्यूम बंद करके करा करें जी। अरे क्या कर रहे हैं जी?
बोलिए जी। हेलो जी जी जी, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। जी जी जी। अच्छा देखें, बात ये है कि एक तो वो कह रहे हैं कि मैं जर्नल्स के नाम बता रहा हूँ, उनकी किताबों के नाम बता रहा हूँ, जिसमें उन्होंने मुशर्रफ साहब के ब्लेंडर का जिक्र किया, जनरल अजीज और जनरल महमूद, जिन्होंने रेस्क्यू किया था मुशर्रफ को जहाज से, उसके फ्रंट मैन साथी थे उसके, उन्होंने इसके खिलाफ लिखा है कि ब्लेंडर का इसने ये कारगिल का ब्लेंडर किया। अच्छा, अभी फिर वो भाई साहब ने वो जो बर्लिंगटन के प्लांट की बात की है, देखिए वो किसी प्राइवेट कंपनी ने जरूर बाय किया होगा और छोटा प्लांट होगा, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कनाडा से कभी भी थर्मल पावर प्लांट कभी नहीं खरीदा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें ये कहा जा रहा है ना पाकिस्तान में बिजली महंगी क्यों होती है जी। देखिए एक 77 में चेयरमैन थे वापडा के, ये उनका ऑफिशियल इंटरव्यू है, ये मेरी वो नहीं इन्फॉर्मेशन, ये सबकी इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि वापडा का जो बजट है वो समझ लें पाकिस्तान के बजट से बड़ा बजट होता है, और जब फौजियों को पता लगा इधर इतने पैसे हैं तो उन्होंने इस तरफ आना शुरू किया, और फौजियों की वजह से पाकिस्तान में डैम नहीं बने और पाकिस्तान में जो हाइड्रो पावर है उस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज पूरी कौम खमियाजा भुगत रही है। ये है असल बात जी। अब उसमें देखिए जो अब नवाज शरीफ जैसे 3 दफा आए, देखिए 3 दफा आप सबको एतराज कर जी 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 जी, एक दफा स्टैब्लिशमेंट उन्हें टाइम पूरा करने देती, वो अपनी कारकर्दगी के होते तो दोबारा मुंतखब हो जाते, ना होते तो दोबारा ना आते। लेकिन उस पर उनकी बात को देखें, आप न्यूट्रल होकर बात करें। अगर आप स्टैब्लिशमेंट को वाकई पसंद नहीं करते ना, तो फिर शुरू आपको भुट्टो और नवाज शरीफ से करनी पड़ेगी, फिर इमरान खान का नंबर आएगा। अगर इमरान खान उस वक्त नवाज शरीफ के लिए उंगली कड़ी करवा रहा था एम्पायर की, सही। तो चले नहीं, अब बाकी आपका व्यू जी। बस अब तो मैं सिर्फ 30 सेकंड में जी। ये भाई साहब ने पाकिस्तान जनरलों की बहुत सी बुक पढ़ी होंगी, जरूर पढ़ी होंगी। इन्हें कहें कि कैंडलियर राइट्स की जो सेक्रेटरी स्टेट थी अमेरिका की, उनकी बुक पढ़ ले, तो उसको कोलन पावर की पढ़ ले, वो भी जनरल सेक्रेटरी स्टेट थे। प्रेसिडेंट ओबामा की पढ़ ले, प्रेसिडेंट बुश की पढ़ ले, ये पढ़ लेंगे ना तो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री तुम्हारे सामने आ जाएगी, इंक्लूडिंग योर मिलिट्री। और स्पेशली ये जो सियासतदान है, ये सियासतदान ने मरवाया हुआ आपको सब तक। फाइनली यू हैव अ गुड पर्सन, लेट हिम लीव हिम अलोन, जाने दो उसको, तो अब आपको एक अच्छी जगह पे ले जाएगा। बाकी ये जो तुम्हारे पुराने सियासतदान है ना, दे आर नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर मैन, बिलीव मी। बाय जी जनाब। जी जी सिस्टर, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना, पहली दफा में अगर वो काम नहीं करता तो फौज हटा देती उसको। मेरी बहन, मैंने कहा फिर कह रहा हूँ, पढ़े लिखों का प्रोग्राम है। अंदरून सिंध के अंदर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत कौन से काम कराती है, मुझे आप एक काम बता दें। मगर क्या होता है, हुकूमत बनती है पीपल्स पार्टी की, क्यों? क्योंकि वो धांधली होती है, आपके फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। फिर ये फौज के जूते पॉलिश करते हैं, चाहे वो आपके नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो। जरदारी ने एक दफा बोला था ईट से ईट बजा दूंगा, फौरन टिकट कटा के दुबई पहुंच गए थे, फिर माफिया मार के फिर पाकिस्तान वापस आए। और ये भगोड़े जो हैं, इनका पता नहीं क्या मसला है कि भाजपा इनको आने नहीं दे रहा फिलहाल, क्योंकि उन्होंने कहा अभी एक भाई जूते पॉलिश करता रहे, जब तक उसके हाथ थक जाए तुम वहीं बैठे रहो। तो ये बात है सिस्टर, कारकर्दगी पाकिस्तान में चलती ही नहीं है। कुत्ते की वैक्सीन नहीं है, कुत्ते के काटने की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं जी। नवाज शरीफ एक दफा में आता, दूसरी दफा में हट जाता। मेरी बहन देखिए, पाकिस्तान में जर्नलों ने जितना काम किया है ना, अय्यूब खान का नाम ले लें आप, परवेज मुशर्रफ का नाम ले लें आप, इन लोगों ने काम किया है। तो ये अभी कह रहे हैं कि जी जर्नल इतना पैसा खा जाते हैं कि जर्नलों ने काम नहीं कराया, क्योंकि वही बात है कि मुशर्रफ साहब से इनको बुक दिए कि इनके लीडर को उसने जेल में बंद कर दिया था, उसने इनको मुल्क से बाहर निकाल दिया था। तो मेरी बहन, मेरा जो विंसर भाई से सवाल है तो उसका जवाब जो मुझे मिला है, तो उससे मुझे यही अंदाजा लगता है कि विंसर भाई इस बात से एग्री है। हाजी इमरान खान काम करना चाहता है, उसका गुनाह कोई नहीं है, मगर ये पाकिस्तान की गुलामी करते हुए ही भाई, फिर इसका मतलब ये है कि फौज में पावर है ना, जिस वक्त दिल करे वो आ सकते हैं, लेकिन इमरान की इतनी बातें सुन रहे हैं और वो खामोश है। कितनी शराफत। चले, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर का, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से। जाते जाते यही कहूंगी, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रहेगी, इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।
5775128 416 Digital